राज्यों से संबंधित, राज्य से संबंधित जब बोल देंगे ना तो विदेशी राज्य को मिलाना, वर्तमान राज्य को तोड़ना, राज्य का नाम बदलना, ये सब इसी में हो जाएगा। और कौन सा होगा? हाँ, विधान परिषद का निर्माण करना। विधान परिषद बिहार में है, उसका निर्माण या खत्म करना कैसे होता है? साधारण बहुमत। एक होता है विशेष बहुमत। कौन सा बहुमत? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत थोड़ा टफ होता है, 2/3 होता है। मूल अधिकार में संशोधन करना है तो विशेष बहुमत। जैसे हम लोगों ने हटाया था संपत्ति के अधिकार को, मूल अधिकार से वापस हटाए थे, इतना नॉर्मल हट गया था, और ये बाप रे 2/3 बहुमत चाहिए, 66% नहीं मिलता है किसी को। यहाँ तो 36% पे सरकार बन जाती है, 36% पे क्या बन जाती है? सरकार बन जाती है। और उसको चाहिए कितना? 66%। भैया डबल लगभग चाहिए होता है, तो बहुत टफ होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत इतना आराम से नहीं मिलता है। हाँ, तो इस महाभियोग में कुल सदस्य का होता है, पास करा देगा। हाँ, उपस्थित सदस्य रहेगा तो पास करा देगा। तो विपक्ष कैसे खाली छोड़ेगी? विपक्ष ज्यादा, जैसे देखिए उपस्थित सदस्यों का 2/3 चाहिए। किसका? उपस्थित सदस्य का। सरकार का बाधा कौन है? सरकार के अपने लोग नहीं, विपक्ष के लोग। अब जैसे सरकार, सपोज कीजिए कि 500 लोग, यहाँ पे 500 कितने हैं? 550, 545, 545। अब अगर सरकार को रोकना है तो विपक्ष वाले पूरा भर भर के अटेंडेंस बनाएंगे, भाई सरकार को रोकना है। और सरकार का आदमी कहेगा भाई तुम भी भर भर के आना, क्योंकि हमको विधेयक पास कराना है। तो वो वाला झमेला ही नहीं हो पाता, यहाँ पे बहुत टफ हो जाता है। विपक्ष इस सब मामले में नहीं पीछे छोड़ता। देखिए गवर्नमेंट को ले आए थे कौन सा विधेयक इसमें? 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन पास करने से रोक दिया कि नहीं रोक दिया? हो गया, नहीं पारित हुआ। और हकीकत मायने में देखिए, वी आर लिविंग इन इनमेच्योर डेमोक्रेसी। हम एक ऐसे डेमोक्रेसी में रहते हैं जहां मिडिल क्लास को जान मार दिया जाता है। जो इंडस्ट्रियल लोग हैं उनसे हम लोग टैक्स के रूप में भर भर के रुपए लेते हैं। अब किसी बड़े जितने लोग हैं उनसे पैसा लेगा, मिडिल क्लास से को तो जान मार देगा। अब उसके बाद क्या होगा? इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे उतना वर्क नहीं होगा, कोई ढांचागत उस पर इतना नहीं होगा। हम कैसे चुनाव जीत सके, केवल इस चीज पे ध्यान दिया जाएगा। ऐसे वादे किए जाएंगे। मतलब एक किसान को 5 किलो अनाज के लिए हम लाइन में लगा सकते हैं, वो भी दुनिया में वैसे देश में जहां खेती पे ही लोग डिपेंडेंट है। सोचिए किस हद तक तोड़ दिया, किस हद तक तोड़ दिया कि रेगिस्तान के लोगों को बालू खरीदने के लिए लाइन में लगा दिया, तो किसानों को उसमें लगा दिया गया। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा, तो हमारे यहाँ एक ही चीज होता है ना, इलेक्शन के टाइम पे नेता हम लोग से मिलते हैं, और यही एक ऐसा समय होता है जब हमें कुछ मिला है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमें भारत में तभी कुछ मिला है जब वो इलेक्शन रहा है। अभी 1/3 महिलाओं को सीट रिजर्व कर दिया गया है लोकसभा में, अभी लागू नहीं हुआ है बट वो पास कर दिया गया है, पास हो गया है, लागू होगा। ये कब मिला आपको? जब 2024 का इलेक्शन था तब। नहीं रहता तो नहीं मिलता। जो 5 किलो राशन आपको मिल रहा है, हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज, आपको पता है ये मनमोहन सिंह की आखिरी दाव थी। 2013 में मनमोहन सिंह ने खाद्य सुरक्षा बिल पास किया था और 2014 में उनकी सरकार चली गई, क्योंकि उन्हें लगा था कि हम सबको 5 एक परिवार पे एक आदमी को 5 किलो राशन देंगे, तो एक परिवार में अगर 5 आदमी भी है तो 25 किलो उसको राशन 1 रुपया किलो मिलेगा, 2 रुपया किलो मिलेगा। यही 1-2 रुपया का रेट होता है यहाँ पे खाद्य सुरक्षा बिल। तो अभी भले हम लोग को मिल रहा है, लेकिन ये किसने दिया था? मनमोहन सिंह। और ऐसा भी मत समझिएगा कि उन्होंने बहुत अच्छा के लिए दिया था। 2013 का इलेक्शन था, उसमें उन्हें लगा कि ये हो जाएगा, उधर मोदी जी आए, अच्छे दिन आएंगे, लोग 5 किलो राशन भूल गए, लेकिन दाव कौन चला था? मनमोहन सिंह। आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, चाहे झारखंड की मैया योजना देखिए, उनको जो पैसे आ रहे हैं 1500, 2000 जो भी अकाउंट में आ रहे हैं, 2500, तो वो लोग कब आ रहा है? इलेक्शन था तब आ रहा है। आप चाहे वो दिल्ली का इलेक्शन ही देख लीजिए, शीला दीक्षित जब थी तो उनके समय, जब अरविंद केजरीवाल उस समय आए थे तो कहते 200 यूनिट बिजली का बिल नहीं होना चाहिए यहाँ पर। हालांकि जिसको भी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए आज भी 5 किलो राशन बहुत मायने रखता है, शायद बंद हो जाए तो वो नहीं खा पाए। तो ऐसा नहीं है कि ये योजनाएं खराब हैं। मेरे कहने का मतलब है, योजनाएं चाहे मोदी जी लाए हो, चाहे मनमोहन सिंह लाए हो, कोई भी हो, हमें पार्टी उटी के नहीं, आप लॉजिक समझिए कि हमें जो कुछ मिला इस देश में वो तभी मिला है जब वो इलेक्शन था। अब कहना है गवर्नमेंट का कि भाई इलेक्शन में टाइम बर्बाद हो रहा है और पैसे लग रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में इससे ज्यादा पैसे लग रहे हैं।
एडवर्टाइजमेंट में सरकार के पास जो प्रचार में पैसे जाते हैं उसमें लग रहे हैं। आपको अलग सच में इलेक्शन में पैसे बचाने हैं तो आप फिजिकल रैली बंद कर दीजिए। सबके हाथ में मोबाइल है, आप एक ऑडिटोरियम बुक कीजिए और आपको जो भाषण देना है भाषण दीजिए, वहां से लाइव कर दीजिए। क्या जरूरत है 1960 मॉडल अपनाने का कि हेलीकॉप्टर लेके गांव में जाएंगे, उतारेंगे, फिर 10-20 आदमी आएगा, उसमें आधा आदमी नेता को सुनने आएगा, आधा आदमी हेलीकॉप्टर देखने आएगा, युवा सबको देखने के लिए कोई फिल्म स्टार को उठा कर लेके चलेइए। ये तो 1960 का मॉडल है, अब डिजिटल हो गया है। अब ऐसे देखिए अमेरिका में कहीं फिजिकल रैली नहीं होती है, 10-20 आदमी जुट जाते हैं। ट्रंप कोई देखिए जब गोली चलाया गया था तो वहां महज 500-600 लोग थे, ज्यादा भीड़ कहाँ थी। वो इसलिए होता है कि उसे बोलने में सहूलियत हो, भीड़ देख के बोल सके। कमरे में कोई टीवी पे कैसे बोल सकता है, कोई एंकर तो है नहीं, वो जैसे बंद कमरे में स्टूडियो में शूट करना थोड़ा उटपटांग होता है, तो ऐसे करके वो कर सकते। तो और भी तरीके हैं, लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी को होगा तो गरीब तबके को होगा, क्योंकि उसको चुनाव में ही एक आदमी उसको नेता देखने को मिलता है, तो कभी ना कभी उसको कुछ ना कुछ चीजें मिल ही जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझ में आ गया? और नहीं तो हम लोग के यहाँ 2005 से पहले आंखों था जी आप लोग के पास, क्या अनर्थ थे हम लोग, पता नहीं। हमें तो 2005 के बाद निकला है। बिहार में सब लोग आंख कब निकला है? तो उससे पहले हम लोग को कुछ दिखता ही कहाँ था, कुछ दिखता था जी। आगे बढ़े। हमारे सीएम साहब का फेवरेट चीज है, दुनिया 2005 के बाद बनी है, क्योंकि 2005 के बाद वो सीएम बने। उससे पहले उनको कोई भाषण सुनिएगा तो अभी एक जगह बोल दिए थे ना कि महिला कपड़ा पहनती थी 2005 से पहले, अजब हाल है। तो ऐसा मतलब गजब बात बोल दी है, ये कोई बात है जी? तो सर आपकी बहन 2014 अच्छा वाला, हमारी बहन को पूरी दुनिया 2014 के बाद दिखती है, हमारे सीएम साहब को दुनिया 2005 के बाद मिलते हैं। सबके सामने चैलेंजेज होते हैं। जब हमारे देश के अन्य राज्य विकास की ओर लड़ रहे थे तो हमारा बिहार जो था वो जातिगत उन्माद में था। आप जाके कभी पूछिएगा ना 1997-98 में कोई मोहल्ला ऐसा होता था जिसमें गरीब तबके के लोग हैं, छोटे जाति के लोग हैं, तो 2-4 गो आदमी लाठी लेकर खड़ा हो जाता था इलेक्शन के दिन, रे साला भाग भाग वोट डलबे रे, मार भाग अंदर। गाँव का वोट नहीं डालने देता था। मीडिया थी नहीं उस टाइम। आज मीडिया एक बहुत बड़ा, आज मीडिया का सबसे बड़ा योगदान अगर आप देखेंगे ना, गुंडाई आज भी है, खुलेआम आप नहीं कर सकते। बना देगा वीडियो तो वो ट्विटर पे डाल देगा, अब मोदी जी को टैग कर देगा, ले डाला ट्विटर पे, टैग किया मोदी जी को, पहुंच गया मोदी जी के पास। अब तो ये नहीं कर सकते कि आपको टैग नहीं किया गया था। यहाँ पे पुलिस डीएम साहब को टैग कर देगा, अपने एसपी को कर देगा, डीजीपी को कर देगा, मुख्यमंत्री को कर देगा, गृह मंत्री, ले हो गया बवाल। गवर्नमेंट जो है ना वो ट्विटर पे चल रही है, याद रखना। अगर कोई चीज आप ट्विटर पे बचा दिए ना, ट्विटर पे अगर तहलका मचा दिए, गवर्नमेंट तक हो जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट यूट्यूब नहीं देखती है, गवर्नमेंट क्या देखती है? ट्विटर देखती है। और नॉर्मल आदमी क्या देखता है? यूट्यूब, इंस्टा। तो इंस्टा किसका है? नाच गाना वाला का है, टिकटॉक का भाई है, टिकटॉक का भाई है इसमें, मतलब जो चलाता है। हमको पता नहीं है उसके बारे में, ज्यादा आइडिया नहीं हो। आगे बढ़े। विशेष बहुमत समझ में आ गया? मूल अधिकार में संशोधन हो गया तो विशेष बहुमत भाग 3 और भाग 4 नीति निदेशक तत्व। नीति डीपीएसपी सरकार के ऊपर प्रेशर है, तुम ये कर, भले पैसा नहीं है बाद में करियो लेकिन कर। और अब पता चला कि डीपीएसपी का संशोधन करके उड़ा दिया, भाग 4 नीति उड़ा दिया, तो हम कौन सी कर तो ना कर तो। जैसे हमारे धरोहरों की रक्षा करना उसी का कर्तव्य है, मादक पदार्थ पे प्रतिबंध लगाना उसी का कर्तव्य है, डीपीएसपी में ही तो भाग 4 में। पशुओं की रक्षा करना डीपीएसपी में है। यहाँ पे पोषा युक्त आहार देना, छोटे बच्चों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सब उसी पे तो है। निःशुल्क विधि सहायता सब उसी पे है। समझ में आ गया कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? विशेष बहुमत समझ में आ गया। और उसके बाद सबसे टफ क्या होता है? विशेष बहुमत बहुत प्लस आधे राज्य, प्लस आधे राज्य की सहमति, आधे राज्य की सहमति। सबसे टफ कौन सा होता है? तीसरा,
ये जाल निकाल देगा यहाँ पे। जैसे इसमें ना हम ऐसे ही चीजों को रखते हैं जिसमें देश भी प्रभावित हो, बहुत जबरदस्त तरीके से देश प्रभावित हो। अगर देश प्रभावित हो रहा है तभी तो हम विशेष बहुमत रखें, नहीं समझे? और राज्य भी प्रभावित हो रहे हैं तभी तो कह रहे हैं कि भारत के 28 राज्यों में से कम आधे से ज्यादा यानी 15 राज्य सहमत होने चाहिए। 28 का आधा 14 यानी 15 होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा कुछ करने जा रहा है जिसमें देश भी प्रभावित हो रहा है और बहुत जबरदस्त तरीके से, और राज्य भी प्रभावित हो रहा है। जैसे जीएसटी लगा दीजिएगा। जीएसटी देश के एक एक लोगों को देना है, जीएसटी एक एक लोगों को देना है। आप बिना पूछे कैसे कर दीजिएगा? केंद्र में मतलब आपका 550 सांसद बैठ गए तो देश का निर्धारण कर देंगे, और जीएसटी सबको देना है। जीएसटी में देखिएगा CGST और SGST, यानी केंद्र सरकार का भी है और राज्य सरकार का भी। इसलिए कहा गया जीएसटी पास कराइए तो पहले तो एगो साधारण बहुमत से पास नहीं होगा, पहले पास कराना पड़ेगा विशेष बहुमत यानी 2/3। और जब पास हो गया ना तो हर राज्यों में उसका फोटोकॉपी भेजिए फाइल कि देखिए ऐसे ऐसे जीएसटी होगा, इसको पढ़ लीजिए। इसे अब सरकार को बुझाएगा इतना मोटा जीएसटी का विधेयक है, इतना मोटा, समझ में आ गया कि नहीं? सरकार के पास गया तो सरकार मुड़ी खजुआने लगी, अरे बाबू चीफ सेक्रेटरी कौन है जी, देखिए हो क्या है, देखिए इनको देखिए यहाँ पे क्या है। अब चीफ सेक्रेटरी देखेंगे उसमें क्या है क्या नहीं है, वहाँ पे पूरा वित्त मंत्रालय कहेगा, उसके वो कहेंगे ठीक है सर, अच्छा ठीक है पास कर दो। यहाँ पे सरकार, आपके नजर में सरकार चला रही होती है। सरकार, किसी भी सरकार को 10 से 15 बड़े अधिकारी चला रहे होते हैं। बिहार में तो 4 को चला रहा है, अगर अब बोल देंगे तो सुन देख लेगा लोग। यहाँ पे 4 चला रहे हैं, 4 से मिले हुए हैं। हम लोग अवगत भी कराए थे हम लोग इस चीज का। यहाँ पे हमको गुस्सा के जब हम ये नॉर्मलाइजेशन वाला था ना, तो हम एक अब एक तो ले ही गए, नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनको तो बुझाइए जाएगा। उनको हम जाके बोले थे बात को, तो हमको कह रहे नहीं नहीं एकदम सही है, ये एकदम सही है। बीपीएससी वालों का यही कहना है, बीपीएससी वालों का ये कहना है, ये वो 3 सेट में क्वेश्चन बनाएगा, ये सही है, जाइए हो गया खत्म। अरे उनको समझ में आ जाएगा कौन थे वो, समझ में आ गया कि नहीं? अब हम क्या करें, उधर सीएम सब थे, अब उनको क्या, वो तो इधर ही भेज देते हैं, कोई बात नहीं, अब मुलाकात होगी मैदान में। अजब हाल है। हम तो अपना काम, हम तो क्या किया, हमारा एक सीधा उसूल है कि पहले हम हमेशा एकदम प्यार से जितना हो सकता है उतना सबको हम बता देते हैं, हाथ गोड़ जोड़ के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए ऐसा है, बच्चों के साथ सही नहीं होगा, ये नहीं हो, नहीं नहीं एकदम सही होगा, ठीक है, हाँ हो गया है। इसीलिए तो घुसिया के सब जना हमारे खौरा। तुमको क्या लगता है 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला हमको काहे भेजा गया है? डराने के लिए। किसके लिए? डराने के। लेकिन 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला पास हुआ था, हम भी बर्केन हेड, नहीं समझ में आ गया? आगे बढ़े तो जीएसटी किस में आएगा? क्यों जीएसटी इसमें आएगा? क्योंकि राज्य शामिल है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या राज्य शामिल होता है? अरे गधो, राष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्य शामिल नहीं होता है। विधानसभा भाग नहीं लेती है गधो, विधान परिषद नहीं लेता, विधानसभा लेता है ना। आप संशोधन करके कल को कहिएगा राष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्य भाग नहीं लेगा, बेचारा पागल हो जाएगा। सब बिना पूछे हमको बाहर कर दिया, नहीं समझाएगा, बिना पूछे बाहर कर दिया रे हमको, तो राज्य वाला भड़क जाएगा। अभी से सरकार ने संशोधन किया, मित्रों राष्ट्रपति हम चुनेंगे तो विशेष बहुमत से पास करा देंगे, उसका राज्य के पास जाएगा, राज्य वाला तुरंत फाड़ के फेंकेगा सब विधेयक वाले, हमारा वैल्यू खत्म कर देगा। इसीलिए याद रखिएगा, हर एक राज्य में एक ही पार्टी की जिस दिन सरकार बनेगी, जिस दिन हर एक राज्य में एक ही पार्टी की सरकार बनेगी, उस दिन भारत का जो सबसे टफ चीज है ये तीसरा संशोधन, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों में सहमति। देखिए विशेष बहुमत उसी के पास होगा जिसकी ज्यादातर राज्यों में सरकार है, और यदि यह सरकार आधे से अधिक राज्यों में बन जाती है और उसके बाद विशेष बहुमत आ जाता है, तो आप समझिएगा हमारा देश उस शासन कर रही पार्टी के व्यक्तित्व पे, उसके रहमो करम पे अब टिक जाएगा कि वो कितना ईमानदार है। वो कुछ भी उड़ा देगा वहां से, कुछ भी। और सबसे खतरनाक जानते हैं क्या उड़ा देगा? 368 उड़ा देगा। जय सुसा हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम, इस गम को मार डालो। 368 उड़ा देगा, अब संशोधन की जरूरत ही नहीं है। यही एग्जैक्ट हिटलर ने किया था। हिटलर कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था। जब वाम हिंडनबर्ग के मरने के बाद जब हिटलर आया, इमरजेंसी थोपा, इमरजेंसी में क्या था ना कि वहां सारा पावर उसके पास आया, उड़ा दिया सीरियस क्या चीज,
368, उसके यहाँ 368 नहीं था, उसके यहाँ कुछ और आर्टिकल था, बट कंसेप्ट यही था, उड़ा दिया वहीं पे। यानी अब संशोधन उसके लिए, अब उड़ा दिया और संशोधन कर दिया। इसी में संशोधन करके कह दिया कि भारत में कोई भी अनुच्छेद है उसमें संशोधन साधारण बहुमत से होगा और राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य है, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। ले, संशोधन करेगा ढाई से, राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है और न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, न्यायालय इसकी जांचें नहीं कर सकती। जा, उड़ा दिया। यही तो किया वहां पर। उसके बाद हिटलर ने संशोधन कर दिया, अब पूरी जर्मनी अपने हाथ में ले लिया। समझ में आ गया? तो भले हम लोग कहें, लेकिन ये अगर हर एक राज्यों में एक जैसी सरकार आ गई तो गड़बड़ हो जाता है यहाँ। अब ये कहने के लिए होता है, देखो चुनावी मामला होता है। भारत जो है ना एक मतलब पॉलिटिकल कंट्रीज है, यहाँ हम लोग ना नेता के जगह दामाद चुन लेते हैं। आप देखो घर में दामाद जो बात बोल देगा ना तो लोग मान लेते हैं। जैसे मान के चलो पनीर की सब्जी बनी है और लास्ट टाइम पे कहेगा कटहल खाएंगे, हाँ, थोड़ा देर बोले, थोड़ा देर क्या हो गया। वैसे हमारे यहाँ ना वैसे नेता नहीं, हम लोग क्या चुन लेते हैं, अरे नेताजी बोले आप दे दे। अब एक वो फेवरेट डायलॉग है ना, डबल इंजन डबल इंजन। अरे तरीका, हम नहीं दौड़ पा रहे हैं तो बैसाखी लेके ओलंपिक निकाल लेंगे। हाँ, बुलेट ट्रेन चली है डबल इंजन पे की अपने दम पे। अब देखो केंद्र में सरकार जिसकी है भारत में, उसी की सरकार बिहार में है ना। नेपाल में बांध बन गया बिहार के बाढ़ रोकने के लिए, तो डबल इंजन की सरकार हॉर्न बजाने के लिए है। पो 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 हॉर्न बजाओ। हाँ, अरे भाई तुम्हारी डबल इंजन की सरकार 2005 से है, और 2005 से पहले बिहार कहाँ था? 5 में तो बिहार हुआ है यहाँ पे। 2005 से पहले बिहार था जी। कितना अच्छा हो गया यहाँ पे, कितना अच्छा हो गया, सब बिहार बन गया यहाँ पर, सब अच्छा हो गया। लेकिन हम लोग को बस ये बताया जाता है डबल इंजन की सरकार चाहिए, हॉर्न बजाएंगे, भोंपू बजाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। भाई इस अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, सपोज कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और बैठ जाता है और बिहार गवर्नमेंट में कोई और बैठ जाता है, तो कल को अगर बिहार गवर्नमेंट प्रस्ताव लेके जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि भैया आप बात कीजिए नेपाल में, आपका अधिकार, हम कहां से बात करेंगे, तो वहां तो पॉलिटिकल टसल भी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? पॉलिटिकल टसल बहुत खराब होता है, अच्छा बात भी नहीं मानता है सब पॉलिटिकल टसल के चक्कर में। यहां पर समझ में आएगी नहीं क्या? बीपीएससी री एग्जाम में क्या नतीजा हुआ? पॉलिटिकल टसल के चक्कर में खराब हुआ। पॉलिटिकल टसल है, सब आग तापने आया था सब। जो वहां पे विद्यार्थी थे लोग ना, तो वहां राजनेता लोग गए थे, लोग आग ही तापने। जैसे उधर विद्यार्थी था ठंडा में ठिठुर रहा है, आंदोलन कर रहा है, भाई हमारे साथ अन्याय हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ है, राजनेता सब आग ही ताप, गलत हुआ इन लोग के साथ, हम इनकी बात मानेंगे, हाँ हाँ ठीक है, गलत हुआ, एकदम गलत हुआ, चल दिया। अरे तू 5 मिनट के आग तापने के चक्कर में मुद्दा को पॉलिटिकल बना के चल गया, तो पॉलिटिकल टसल हो जाएगा। तो भाई साहब बिहार में अभी अगर आप नेपाल में बांध नहीं बना सके, तो हमारे यहाँ डबल इंजन हॉर्न बजा रही है, अब बहुत अच्छा से हॉर्न बजा रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो ये चीजें जो होती है ना, मतलब क्या कहिएगा, हम लोग को ना सब अंदर अंदर ना कई ठो जो पॉलिटिकल माइंडसेट के आदमी है ना, वो अंदरों अंदर कहता है कि आदमी अब ठीक नहीं लग रहा है, विकास की बात बोलने लगा, अब नेपाल में बांध बनाने की बात बोल रहा है, ये सब बात बोला जाता है, कुछ ऐसा बात बोलिए कि एक बिहारी 100 पे बारी, यही सब बोल के जाइए। नहीं समझ में आ गया? ये सब पे खुश रहता है। देखिएगा ना, अभी इलेक्शन आएगा ना, भाषण केवल ही दिया जाएगा कि बिहार बहुत अच्छा है, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है। भाई इस सब के लिए हमारे यहाँ दार्शनिक लोगों को बुलाइए, हमारे यहाँ कुंभ चल रहा है, वहां से 2-4 ठो बड़े बड़े विद्वानों को बताइए, वो हमारी और भी संस्कृति को उजागर करके और बेहतर बताएंगे। तुम्हारा काम है विकास की बात बोलो, यहाँ पे डबल इंजन लेके हॉर्न मार रहा है। तो बताओ ये खतरनाक है कि नहीं है? सबसे खतरनाक कौन सा है? जिस दिन ससुरा 368 उड़ा दिया, उस दिन तो तहस नहस हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? जिस दिन 368 उड़ा दिया तो संशोधन कुछ भी कर सकता है। अब वो कहेगा कि आपातकाल में आर्टिकल 20 और 21 भी उड़ा सकते हैं, उड़ा सकता है। अब 20 ले गया तो आपको, अब 21 ले गया तो आपको जान ले लेगा, आपको कोई गोली नहीं मार सकता है। भारत में कौन बचाया है? इसी में संशोधन कर देंगे, मार देंगे, खत्म। ले गया, पुलिस इनकाउंटर कर देती है तो उसको अधिकतम, यदि पुलिस फर्जी इनकाउंटर करती है तो अधिकतम 14 दिन की सजा। आप पुलिस वाला आधा जनसंख्या साफ कर देगा। पुलिस मजबूर होती है। पुलिस समझिए शेर है बट सर्कस का। पुलिस एक शेर है और हकीकत है।
बट वो सर्कस का है, उसका मालिक जिधर बोलेगा वो कुछ भी कर देगा वहां। चुनाव के टाइम पे ना, चुनाव जब आता है, आचार संहिता लगती है, तो सर्कस का शेर पिंजड़ा से बाहर आता है। आइए बताते हैं, इससे पहले कुछ था? चुनाव के टाइम ऐस मार मारते हैं सब ना पुलिस वाले, किसी का नहीं सुनते जब आचार संहिता लगती, किसी का नहीं। क्या कर लोगे उसका? क्योंकि उस समय ट्रांसफर पोस्टिंग चुनाव आयोग कर रहा होता है। तो पुलिस के पास ऐसा नहीं है कि पावर नहीं है, जिसको बोल देगा उसको उठा ले जाएगा, ऊपर से आदेश आ जाएगा गोली मारने के, यहां आके मार देगा, उसको क्या जाता है? नहीं समझे? वो अलग बात है कि फिर उसके बाद जो बवाल होगा, फिर जिन्होंने आदेश दिया है जनता उनको चुनाव में बताएगी। नहीं समझ में आ गया? तो बड़ा वो सरकमस्टेंस, बट पुलिस को है इतना, अगर बोल दिया गया उठा के इसको लाओ तो उठा के लेके चल जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके अलग रिजर्व होते हैं ना, सादा वर्दी में आएगा उठा के लेके चल जाएगा। तो 368 ये वाला तो समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं बहुमत संशोधन में कौन कौन सा संशोधन। पहला संशोधन देखते हैं, कौन सा? पहला संशोधन। जो पहला संशोधन था वो क्या था? भूमि सुधार। अच्छा, पहला संशोधन करना, आपको डेट भी याद रखना है, 1951। संविधान लागू हुआ 1950। संविधान लागू हुआ 1950। अब ध्यान दो, 1900 संशोधन हो गया 51। ये भूमि सुधार था। क्या था? भूमि सुधार। भूमि सुधार में किसे खत्म किया गया था? जमींदारी को। किसे खत्म किया? जमींदारी को। जमींदारी को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब बड़ी होशियार थे सब। अब जैसे ना कहा गया कि किसी राजा महाराजा के पास कोई महल वगैरह नहीं रहेगा। अब राजस्थान के राजा, मध्य प्रदेश के राजा पढ़े लिखे थे सब, कहा अरे भाई साहब तो संशोधन ला दिया भाई। संशोधन आ गया यहाँ पे। संशोधन जैसे आया तो तुरंत तो हो नहीं जाता है। अब जैसे सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन लाने वाली है, तो पहले से हम लोग को पता है ना, इतने समझदारी है, इन्होंने कहा कि हम एक ट्रस्ट बना देते हैं। ट्रस्ट समाज की भलाई के लिए होता है और उसे चलाने वाले ट्रस्टी होते हैं। जैसे टाटा ट्रस्ट, टाटा का अपना ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट है किसका? टाटा का। लेकिन उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो उसी ट्रस्ट के काम में आएगा, हम पब्लिकली नहीं ले। लेकिन एक काम करते हैं, यदि हम उसी ट्रस्ट के मेंबर हो जाते हैं तो जो जैसे ट्रस्ट है, ट्रस्ट के पास करोड़ों रुपए है, तो क्या करोड़ों रुपए निकाल सकते हैं? वो करोड़ों रुपए ट्रस्ट के पास है तो वो ट्रस्ट अपने लिए यूज करेगा। नया हॉस्पिटल बना सकता है, नया बिल्डिंग बना सकता है, अपने ट्रस्ट के लोगों को सैलरी दे सकता है, उसके बड़े अधिकारियों के लिए रहने के लिए बंगला दे सकता है। यही तो खेल है। हम ट्रस्ट बना दे, ट्रस्ट में घुस जाए, सैलरी मिलेगा। किस लिए? ट्रस्ट चलाने के लिए। घर मिलेगा ट्रस्ट चलाने के लिए। नहीं, राजस्थान के राजाओं ने क्या किया? अपना महल वहल एगो ट्रस्ट बनाया। क्या बनाया? एगो ट्रस्ट। कह दिया मैंने ये महल ट्रस्ट को दान दे दिया। ले सरकार देख रही है भूमि सुधार कहां किया रे? उसके पास अब जमीनें नहीं है, क्योंकि यह भूमि सुधार व्यक्ति पे लागू था, ट्रस्ट पे लागू नहीं था, किसी संस्था पे लागू नहीं था। मारा से उन्होंने क्या बना दिया? ट्रस्ट बना के दे दिया। पहले तो उन्होंने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट के खुद बन गए ट्रस्टी, मेंबर, ट्रेजरी, अध्यक्ष, उसके कई पोस्ट होते हैं ट्रस्ट के, बन गए वहां पे। दान दिया महल पूरा इसमें। अब इस ट्रस्ट का काम है इस महल का देखभाल करना। लो, महल की देखभाल करने के लिए आदमी महल में रहेगा ना जी, बाहरवा से देखभाल करेगा। हो गया चमका दिया सब उनको। आज भी महल उनके पास है, वो महल उन्हीं के पास है आज भी। आई हैदराबाद का नवाब था बकलोलू, कहा कि देखो भाई हमारे साथ अन्याय होगा, ये लोग हमारा महल छीन लेंगे, हमको पाकिस्तान बुला लो। अजब हाल है यार, तू पढ़ा लिखा रहता तब तुम ऐसा भी दिमाग लगा लेता है, यहाँ पे नहीं लगाया। तो बुद्धि लगा दिया। अभी सुनते होंगे राजस्थान वालों के पास अपना महल है कि नहीं है? उसका पेपर निकालना, कोनो महल उनके नाम पे नहीं, सब ट्रस्ट का है। सब किसका है? ट्रस्ट के नाम पे। हो गया, समझे? उनका है अब फर्स्ट क्लास। दिमाग लगाया सब लोग, राजस्थान वाले दिमाग लगाने में भाई, राजस्थानी गुजराती है ये सब, दिमाग लगाने में काहे पीछे रहे? उन लोग का है अपना। आगे बढ़े तो जमींदारी को क्या किया जाएगा? समाप्त। कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था? अनुसूची 9। अनुसूची कौन जोड़ा गया? 9। अब देखते हैं, अब तो ऑप्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। तो पहला संशोधन समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा संविधान संशोधन, दूसरा संविधान 1956। फजल अली आयोग याद है, पढ़ा दिए 1956। ये कौन? दूसरा नहीं है जी, 7वां है। मतलब इस सीक्वेंस में हम 2 लिख दिए हैं, आप इस सीक्वेंस में 2 लिख दिए। 7वां संविधान संशोधन 1956।
56। किसकी समिति को लागू किया गया? फजल अली। किसे लागू किया गया? फजल अली को। कौन सी व्यवस्था को समाप्त किया गया? ABCD। पहले राज्य क्या थे? सब ABCD राज्य थे, इन्हें खत्म कर दिया गया। किसे मान्यता दिया गया? भाषाई राज्य। भाषाई राज्य को मान्यता दिया गया। क्वेश्चन आएगा किस संशोधन द्वारा भाषाई राज्य को कानूनी मान्यता दिया गया? 7वां संशोधन। 7वां संशोधन कब हुआ? 1900। किसके सिफारिश पर? फजल अली। किसके सिफारिश पर? फजल अली के। किसके सिफारिश पर? फजल अली के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? कितने राज्य बने? 14। केंद्र शासित 14 राज्य और 6 केंद्र शासित। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित। आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम? 7वां हो गया। 7वां के बाद 8वां संशोधन 1960। ये याद रखिएगा, ये 8वां है ना, फिर ये 104 वाला भी याद रखना है। 8वां संशोधन हर 10 साल पे आ रहा था। अभी लेटेस्ट जो हुआ है वो 104 है। ठीक है, अभी समझिए 8वें संशोधन में क्या कहा। संविधान जब बना था तो संविधान जो था SC ST के लिए संविधान था, वो 10 साल के लिए आरक्षण दे रहा था। संविधान था SC ST के लिए कितने साल के लिए आरक्षण था? बट ये आरक्षण नौकरी वगैरह की बात नहीं कर रहा है, लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में। और राज्यों के विधानसभा में उनकी सीटें फिक्स हैं कि यहाँ पे तो SC ST के लिए लोकसभा में संविधान आरक्षण दे रहा था। कितने साल के लिए? 10 साल। संविधान कब बना? 1950। और ये 10 साल कब हो जाएगा? 1960। तो SC ST के लिए उन ऐसा लगा था कि जब हम SC ST को समाज में लोकसभा में ऐसे दे देंगे, मान्यता दे देंगे, तो शायद 10 साल में इनकी स्थिति में सुधार हो जाएगी। तो 1950 में लागू हुआ और 10 साल का मतलब 1960 में उन्हें लगा था कि सुधार हो जाएगा। बट कुछ भी सुधार। तो हम लोग अब देखते हैं आगे। 104 तक हुआ था ना। 8वां संशोधन था SC ST के लिए। और ये संशोधन जो था हर 10 साल पे होता है, इसलिए ऐसे ऐसे 6 संशोधन आएंगे आपको, इसलिए सबको याद नहीं करना है। 8वां संशोधन आरक्षण जो 1960 में खत्म हो रहा था उसको ले गया 1970। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो पढ़ो बाबा, मोबाइल लग दो। ठीक है, पढ़े। छोटकी लड़कियां होती है ना, एकदम नेवला देखियो, नेवला वो कहीं से ऐसे ऊंचा कैसे झेकते रहे। जन छोटकी छोटकी होती है ना, जन नेवला ऐसा नहीं इतना छोट होती है तो कहीं बाल्टी ऐसा कहीं अट जाती है सब, दिखती भी नहीं है सब। हाँ? लेकिन बदमाशी में सबसे आगे वही रहती है सब। नहीं देखते हो जो चूहिया रहती है जो ढेर कपड़ा काटती है सब। चलो अब ध्यान समझते हैं। देखिए 2 आर्टिकल आपको SC ST के लिए याद रखने। कौन कौन से बाबू? 8वां बोलो बाबू 1960। और इसने SC ST का जो रिजर्व सीट था 1960 से ढकेल के 1970 लेकर चला गया। फिर एक संशोधन 1970 में हुआ जो 1980 ले गया। फिर एक 1980 में हुआ जो 1990 में। फिर 1990 से सन 2000, सन 2000 से 2010, 2010 से 20, 20 से 30। अभी जो चल रहा है वो 20 से 30 वाला, वो है 104वां संशोधन 2020 से। इसे लेके कहां चला गया SC ST का? 2020 से उठा के 2030 तक। 2030 तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी आरक्षण जो SC ST के लिए रिजर्व सीटें हैं कहां है? 2030 तक। 2030 तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो पक्ष यह कहता है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, वही पक्ष यह भी कहता है कि जाति व्यवस्था ठीक ही है। जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तो आरक्षण तो रह जाएगा यहाँ पर। तो ये चीजें अपनी अपनी डिबेट का हिस्सा है। और वर्तमान भारत, अभी हम जिस दौर में रह रहे हैं, वहां कोई ऐसा नहीं है जिसे आरक्षण नहीं है, चाहे वो जनरल है, चाहे OBC SC ST जो भी है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? EWS भी है, नहीं है? EWS अभी हाल फिलहाल में आया ना,
एक फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पे। कितना परसेंट है? 10%। तो सबको अभी कमोबेश है यहाँ पे। 2 साल हुआ नहीं कि 4-5 गो IAS अधिकारी धरा गए सब फर्जी उसमें। अच्छा, कल एक बच्चा आया था, जिसे देखो, जैसे यहाँ पे आप लोग हैंडीकैप में हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत होता है बाबू? लेकिन अगर आपकी सीट कोई जबरदस्ती कब्जा करने लगे तो दिक्कत होगा कि नहीं? एक को कल कान में कुछ प्रॉब्लम था, वो कह रहा हमको हैंडीकैप है, हम पैसा नहीं देंगे। कान में उसको क्या था ना कि नहीं, कभी किसी को एक कान में कुछ कम सुनाई देता है, जबरदस्ती बन रहा था। हम कहे भाई तुम ये कह दे कि हमारे पास पैसे नहीं है, पुअर फैमिली से आते हैं, समझ में आता है, तुम चढ़ के कह रहा है कि नहीं हम हैंडीकैप है। भाई हमारे ये जिनको सच में जरूरत है उनकी तो उनका हक मारेगा कोई ना कोई, नहीं मार देगा जी आप लोग का हक? ये कोई बात है? कान में खोटी जम गया तो तुम अपने को हैंडीकैप साबित करेगा? ऐसा नहीं ना है भाई। है तो अब जैसे किसी के आंख चश्मा लगा हुआ है तो अब ये इस बात है, वो दूर से बैठेगा तो उतना क्लियर नहीं दिखेगा, तो उसे आई साइट में प्रॉब्लम है। आंख में चश्मा लगना कोई हैंडीकैप थोड़ी होता है। अब पता नहीं क्यों, जैसे अभी सबको पता चल गया कि यहाँ हैंडीकैप के पैसे नहीं लगते, तो उसके लिए भाई आपको आई साइट में अगर दिक्कत है तो ये कह सकते हैं कि सर आप हमें ना आगे वाले कहीं बैठा व्यवस्था कर देंगे। अब इतना भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि बूढ़ा आदमी को इतना दिक्कत होता है, नहीं, तो एक से एक रहते हैं। तो हम लोग 8 तक देख लिए थे, मिटा दे। 8 के बाद क्या है बाबू? 10वां संविधान संशोधन, दादरा नागर हवेली। 10 है दादरा नागर हवेली। दादरा नागर हवेली को भारतीय संघ में मिला लिया गया। दादरा नागर हवेली को कहां मिला लिया गया? भारतीय संघ में। भारतीय संघ में देखिए दादरा नागर हवेली यहाँ पर है पुर्तगालियों की, ये रहा दादरा नागर हवेली। गुजरात के पास, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे था दादरा नागर हवेली। यहाँ किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का, ठीक है। और ठीक इसी के पास एक दमन दीव था, दमन दीव, और एक ये था दादरा नागर हवेली। तो 10वें से किससे मिलाया गया? दादरा नागर हवेली। 10वां में क्या मिला गया? दादरा नागर हवेली। दादरा नागर हवेली। अब 12वां संशोधन बगल में ही होगा, देखो इसमें दमन दीव, गोवा दमन दीव, गोवा दमन दीव, गोवा दमन दीव, गोवा दमन दीव। तो ये देखो दमन दीव और दादरा नागर हवेली, इसके नीचे महाराष्ट्र चालू हो जाता है और यहां कहीं होगा गोवा। यहां क्या होगा? गोवा। गोवा यहां होगा। तो गोवा भी किससे आजाद हुआ? पुर्तगालियों से। गोवा किससे आजाद हुआ? वो पुर्तगालियों से। अभी तो कंप्लीट टूरिस्ट पे गोवा की इकोनॉमी चलती है, टूरिज्म वहां बहुत बड़े पैमाने पर है। आगे बढ़ जाएं, बट इधर कंप्लीट इंडिया के टूरिज्म में काफी चीजों में देखिएगा तो गिरावट आ रही है। हम लोग ने काफी विदेशी पर्यटकों से बदतमीजी करने लगते हैं। अब देखिएगा कई बार ऐसे न्यूज आने लगते हैं। और आजकल ना एगो कोनो ये सब एगो दुगा प्रैंक सीख गया है सब, पता नहीं क्या है। किसी बढ़िया आदमी के हाथ पल्ला चढ़ जाएगा तो 2-4 हाथ पा जाएगा वहां पर। अब कोई विदेशी पर्यटक आ गया, उससे जाके कुछ करना, वो घबरा जा रहा है। उसको क्या लग रहा है? प्रैंक में तो देश का आदमी घबरा जाता है, करता कुछ बोल देता है कुछ वहां पर। तो ऐसे किसी विदेशी पर्यटक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि गोवा इस मामले में ना वहाँ का कल्चर ठीक है, वो विदेशी पर्यटकों के साथ कोई बदतमीजी नहीं करता। अब एक आध घटना अलग है, वो अलग बात है, लेकिन टूरिज्म अच्छा होना चाहिए। तो गोवा दमन दीव को लाया गया किसे? 12वां। गोवा दमन दीव 12वां। 10 में दादरा नगर, 12 गोवा दमन दीव। याद रहेगा? आपके मटेरियल में है। अगला देखा जाए 18वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वां संविधान संशोधन। 18 देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो भी एक राज्य की तरह ट्रीट किए जाएंगे। 2 राज्यों का एक कॉमन राज्यपाल हो सकता है। इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ा संशोधन था, 7वां में भी था यहाँ पे। इसमें 2 राज्यों के कॉमन मतलब बदला जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश को एक राज्य की तरह क्या किया जाएगा? ट्रीट किया जाएगा। और एक सा आयोग था। क्या था? सा आयोग। अब देखिए आप में सा आयोग है या नहीं है? तो 18वां संशोधन में सबसे मुख्य जो है वो क्या है? सा आयोग। 18वां संशोधन में सबसे मुख्य क्या है? सा आयोग। आप में है?
अब हम यहाँ देख लीजिए, अब जब मटेरियल में लिखा हुआ है तो अब यहाँ हम समझा देते हैं शाह आयोग के बारे में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। 18वां संविधान संशोधन जो था शाह आयोग को लागू किया। किसे आयोग को लागू किया? शाह आयोग को लागू किया। जबकि 7वां संशोधन आपको पढ़ाए होंगे फजल अली आयोग को लागू किया। 7वां संशोधन फजल अली और 18वां संशोधन शाह आयोग। शाह आयोग के सिफारिश पर क्या हुआ कि एक राज्य था जिसका नाम था पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। अब इसमें क्या था, जब देश आजाद हुआ तो वो उस समय का जो भारत का नक्शा था ना, वो नक्शा जो था वो राजाओं का नक्शा था। जिस राजा का जहां कब्जा था उसी हिसाब से वो नक्शा बन गया यहाँ पे। तो पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन में जो उस समय के राजा थे उनके कंट्रोल में ये पूरा एरिया आता था। ये पूरा एरिया आता था। ये एक नाम था पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पेप्सू। पेप्सू, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। अब ये पूरा एरिया आता था, इतना बड़ा एरिया इन्हीं के अंडर में आता था। तो शाह आयोग के सिफारिश पर इसे आगे बढ़ाया गया और ये शाह आयोग ने कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। एक और जहां पर हिमाचल प्रदेश में कंप्लीट पहाड़ है, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ है, वहीं अगर हम यहाँ हरियाणा में देखते हैं तो यहाँ हिंदी भाषा बोली जा रही है। कौन सी भाषा बोली जा रही है? हिंदी भाषा। एक और वहीं अगर हम लोग देखें पंजाब में तो यहाँ पंजाबी भाषा बोली जा रही है। कौन सी भाषा? पंजाबी भाषा। तो इन्होंने 3 स्टेट का यहाँ पे सुझाव दे दिया। कितने स्टेट का सुझाव दिया? 3। तो पेप्सू कितने भाग में टूटा? 3 भाग में टूट गया। बताइए, हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए है हरियाणा, हिंदी भाषा बोलने के लिए हरियाणा। हरि मतलब भगवान, याना घर, भगवान का घर। महाभारत यही हुआ था, कुरुक्षेत्र यही था ना, कुरुक्षेत्र। तो हिंदी वालों के लिए क्या बन गया? हरियाणा। वहीं अगर पंजाबी भाषा जाती, पंजाबी भाषा के लिए पंजाब बन गया। और अगर वही आप देखेंगे माउंटेन या हिल, पर्वत के लिए क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। पर्वत के लिए हिमाचल प्रदेश, पर्वत के लिए हिमाचल प्रदेश। और इन दोनों की कॉमन राजधानी हो गई चंडीगढ़। दोनों की कॉमन राजधानी हो गई चंडीगढ़। दोनों की कॉमन राजधानी चंडीगढ़। तो बताइए, पंजाब राज्य का पुनर्गठन कौन थे संशोधन द्वारा? वही क्वेश्चन घुमा देगा। भाषाई राज्यों का गठन किस सिफारिश पर? 7वां। भाषाई राज्य का गठन 7वां। पंजाब राज्य का पुनर्गठन 18वां संशोधन। शाह आयोग की सिफारिश पर किसका पुनर्गठन? पेप्सू। पहली बार राजकीय आपात लगा था पेप्सू। पेप्सू में राजकीय आपात, समझ में आ गया कि नहीं? राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं राजकीय आपात, पेप्सू। तो पेप्सू कहे तो ठीक है, अदरवाइज में पंजाब भी कहे तो क्या, दोनों का तो बात बराबर ही है समझने के लिए। तो पेप्सू जब आपको राज्य पढ़ा रहे थे तभी हम आपको बता दिए थे। अब ये दोनों की कॉमन राजधानी है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो है वो कहां पर हो जाएगा? अब जैसे मान के चलिए ये है पंजाब और इसके नीचे है हरियाणा। हरियाणा अब हम यहां पे बना देते हैं राजधानी किसकी? दोनों की राजधानी चंडीगढ़। अब उधर से पंजाब कहेगा कि हम ज्यादा जमीन कब्जा ले, तो पंजाब उधर से, समझा कि नहीं? सग्गा चंडीगढ़ इत्थे रख, मतलब इधर रख चंडीगढ़ हमारा। उधर से हरियाणा में आएंगे लोग, नहीं समझेगा। तो अपना आना, दोनों लोग एक जैसे। पंजाब हरियाणा में ना आज भी देखिएगा ना, जो सेना में जाने का कल्चर है बहुत ज्यादा है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब अंग्रेज लड़ रहे थे तो किसी को ये नहीं पता था कि परमाणु बम का यूज हो जाएगा और इतना अचानक से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा। तो यहां से उन लोगों ने 60 लाख जवानों को भर्ती किया था, पंजाब और हरियाणा से 60 लाख। और उनको लगा था कि यही सब युद्ध जिता देगा। सब घर घर से वहां फौज में गया था। पंजाब में घर घर से 60 लाख फौज को 1944-45 के आसपास। तब तो युद्ध खत्म हो गया, तो अग्निवीर बना के ले गए थे सब। ये अग्निवीर योजना है ना 1940 में हरियाणा में लागू था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। उसी को ये लोग अग्निपथ नाम रख के, अग्निपथ का अग्निवीर क्या रख के भेज दिया यहाँ पर। ये सब थोड़े होता है यहाँ पर। उसके बाद से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो डिसमेंटल कर दिया गया। आर्मी को क्या कर दिया गया? डिसमेंटल, कि भाई अब आप अग्निवीर थे, आप लोग घर जाइए। आप हर घर से एक एक फौजी था वहां पे, हर घर से। इसलिए आज भी देखिएगा ना वहां पे तो लोग, फौज का जो कल्चर है आज भी है वहां पर। एक जैसे आपने अपने यहाँ खेती का कल्चर, हर घर में एगो किसान है। आप में हर बेंच पे ना, आप में से 90% बच्चे किसान फैमिली से।
तो कल्चर किस चीज का हो गया? किसान का हो गया। वहां कल्चर किस चीज का हो गया? फौज का। यही कारण है कि जब देश का विभाजन हुआ ना, तो सबसे ज्यादा यहीं पे बवाल भी देखा गया, बहुत ज्यादा बवाल देखा गया। और जब ये अग्निवीर लाया गया तो ये नहीं सोचा गया कि जब आप किसी को लड़ाई की ट्रेनिंग दे देते हैं, फिर वो समाज में आएगा और सेटल्ड नहीं होगा, बाय द वे डिरेल्ड हुआ, तो कैसे संभालिएगा? हाँ, ये बिना ट्रेनिंग के तो आपके नक्सल संभाल में नहीं आ रहे हैं भाई। कोई इंसान, अब आप किसी को आप रसगुल्ला खिला दीजिए, उसके बाद कहिए चाय पियो, तो चाय कैसा लगेगा? फीका लगेगा। गवर्नमेंट वही कर रही है, अग्निवीर में ले आई, उसको स्टैंडर्ड की लाइफ दे दी कि सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, पीटी करना है तो करना है, ये नाश्ता आएगा, इतना खाना आएगा, फिक्स होता है ना। वहां पे क्वार्टर मास्टर होता है, वो शाकाहारी के लिए कितना दूध जाएगा, कितना घी जाएगा, मांसाहारी के लिए कितना जाएगा, अंडा वाले के लिए कितना जाएगा, उसमें सबका फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि आपका फौज में जब तक युद्ध नहीं हुआ है ना, फौज आपका ध्यान रखती है, खाया ना खाना है, खाया कि नहीं खाया, फिजिकल फिटनेस है कि नहीं, पीटी एक्सरसाइज हो रहा है कि नहीं, कैंटीन से इसको टैक्स फ्री सामान दिए जाए। तुम बाहर कोई काजू किशमिश खरीदो तो अगर तुम 1000 रुपये मिला, कैंटीन में 500 रुपया पड़ेगा। बहुत सस्ता कैंटीन में आती है। गाड़ियां खरीद लो, कुछ भी चीज कैंटीन से वहां पे, समझा गया कि नहीं, सस्ता पड़ता है। हम लोग भी कई बार घुस जाते थे कैंटीन में स्टूडेंट लाइफ में। अब हम लोग के साथ में किसी किसी का फौज का कार्ड रहता था, तो उसी से मिला। और इलाहाबाद में ना एक जगह, वहाँ पे नॉन सीएसडी वाले में तो आदमी चला जाता था। सीएसडी नॉन सीएसडी 2 टाइप का कैंटीन होता है। सीएसडी में थोड़ा ठीक ठाक रेट मिल जाता है, नॉन सीएसडी में उतना भी नहीं मिलता है, लेकिन बाहर के तुलना में ठीक मिलता है। चीजें सामान सब ओरिजिनल रहती है। जिस तरह मॉल होता है ना, कुछ भी खरीद लाइए, वो फौज का मॉल है, उसमें जाके कैंटीन बोलते हैं उसे। सीएसडी रहेगा तो ज्यादा ही रहेगा, नॉन सीएसडी में तो खैर आप में से किसी के फौज में होंगे तो वो लोग खरीदे होंगे। कितने लोग के? देखो भाई बढ़िया है जी, इतना फौज वाले हैं लोग यहाँ पे। तो सीएसडी से आप लोगों को तो सीएसडी कार्ड मिला होगा, सस्ता मिलता है कि नहीं जी? ओरिजिनल में देखो, सस्ता महंगा एक अलग चीज है। आज के टाइप पे सोच रहा ओरिजिनल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यही सबसे बड़का। सुन रहे हैं कि प्लास्टिक का चावल लाया है सब। सरकार को प्लास्टिक महंगा करना चाहिए, इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। तो इस चंडीगढ़ जो था, ये जगह को, इसको क्या किया गया, तो भाई बवाल तो हो जाता। तो कहा गया कि देखो, ये चंडीगढ़ ना पंजाब का होगा, ना चंडीगढ़ हरियाणा का होगा, ये चंडीगढ़ पे राष्ट्रपति का शासन रहेगा। इसे बना दिया केंद्र शासित। तो 4 गो राज्य बना, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़। ये 3 कंप्लीट राज्य और ये केंद्र शासित। क्या है? केंद्र शासित। अभी हरियाणा में चुनाव होता है ना, तो वहां चुनाव का मुद्दा रहता है कि चंडीगढ़ हमारा होगा। नहीं समझ में आ गया? हरियाणा के चुनाव में। और उधर पंजाब के चुनाव में चंडीगढ़ हमारा होगा। नहीं समझ में आ गया? वहां सब लोग समझाएंगे, सग्गा पुत्र इधर के, चंडीगढ़ इधर है हमारा। दोनों के चुनाव में ये मुद्दा होता है। सरकार को दोनों को पैसा दे देना चाहिए। 1000 करोड़ तुम पकड़ो, 1000 करोड़ तुम पकड़ो, तुम अपनी राजधानी अपना बना लो, तुम अपनी राजधानी अपना बना लो। चंडीगढ़ को केंद्र शासित रहने दो। नया शहर बन ही नहीं रहा है, वही शहर बसा हुआ है, उसी में लोग आके बस रहे हैं। पिछले 100 सालों में आपने शायद ही 2-4 शहर बसते देखे होंगे, कोई शहर नहीं बस रहा है। एक गुड़गांव वो भी इसलिए बस गया दिल्ली के पास है, एक नोएडा वो भी इसलिए बस गया कि दिल्ली के पास है। ये तो मजबूरी में बस गया। चंडीगढ़, ढोलेरा, यही तो 4 गो सिटी देख रहे हैं आप लोग। ढोलेरा भी बस ही रहा है, लेकिन बहुत मॉडर्न तरीके से। कहां जाएगा? क्राइम क्यों नहीं बढ़ेगा? रेट क्यों नहीं बढ़ेगा? बिना मतलब का रेट बढ़ना। अब जैसे ये कलम है, मान के चलिए इसका कितने का आता जी है ये? कितना? 2000 या 5000? 2000 का भी, 5000 का भी। अब ये इसमें दो रेंज का था, एक 2000 का आता है, एक 5000 का। तो तुम्हें 5 रुपये वाला कलम नहीं है, इस पे लिखने वाला ये मैग्नेटिक कलम है ये। इस पे हम जो बोलते हैं उसको कमांड अंदर दे देता है ये। नहीं समझे? इसमें कलर थोड़ी चेंज होता है, यहाँ पे तो अलग अलग होता है इसका। अब इसको बिना मतलब का रेट अगर महंगा करे तो कोई फायदा नहीं है। शहर न बसने की वजह से सबसे बड़ी खराबी क्या है कि उसी शहर में कंजेशन बढ़ेगा, हर चीज दिक्कत होने लगेगी। सड़कें का लोड उतना नहीं हो पाएगा, पुलिस व्यवस्था पे, फायर ब्रिगेड पर बिना मतलब की जमीनें महंगी होंगी। उससे फायदा क्या होगा? अभी तुम पटना की जमीन देखो, दिल्ली से महंगी है। पटना का जमीन दिल्ली से महंगा है, क्योंकि बिहार का लोग अगर जिला छोड़ा तो उसके लिए एक ही ऑप्शन दिखता है कि चलो पटना, चलो हो पटना।
नहीं समझ में आ गया? नून रोटी खाएंगे, पटने रहेंगे। और पटना आओगे तो भैया पटना लिमिटेड ना है ना, एक लिमिट है पटना का। एक और तो गंगा नदी बंद किया हुआ है, एक और से पुनपुन नदी बंद किए हुए है, नहीं समझे? उधर से सोन नदी बंद किया हुआ है। तो आपको इधर से पुनपुन, इधर सोन, इधर गंगा के बीच में रहना है यहाँ पे, तो कहाँ जाएंगे? जमीनें इतनी महंगी जिसका कोई हद नहीं। तो कोई आदमी अगर अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ लाता है जमीनें खरीद के, फिर बनाने में उसका खर्चा हो जाता है, तो हम लोग अर्थव्यवस्था में क्या योगदान देंगे? तो नए शहर बसते तो उससे फायदा होता है। जैसे पटना है, यहाँ से मुजफ्फरपुर है, तो पटना और मुजफ्फरपुर के बीच में एक शहर बसा देता और फर्स्ट क्लास 20 लेन की सड़क बना दे, आने जाने में दिक्कतें नहीं होगा। तो अभी देखो, यहाँ से तुम्हें गांधी मैदान जाने में, अगर तुम मरीन ड्राइव से नहीं जाओ, मरीन ड्राइव छोड़ दो, अगर यहाँ से तुमको जाना हो सपोज कीजिए दानापुर, तो 1 घंटा लगेगा। यहीं से बना दे अगर 15 लेन की सड़क मुजफ्फरपुर के बीच में, वहां जाने में तुमको आधा घंटा लगेगा। तो पटना में कोई काहे दानापुर रहने जाएगा 1 घंटा लगा के, वहां लगा के वहां नहीं रह जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का अपना प्लान होना चाहिए, लेकिन दोनों में ये विवाद हो जाता है। तो 18वां संविधान संशोधन समझ में आ गया? क्या है? आयोग। पहला बताइए, पहला कब हुआ? 1951। भूमि सुधार था। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 7वां संशोधन, भाषाई राज, भाषाई राज। 8वां संशोधन, SC ST। समय थोड़ी पूछ रहे हैं, मुद्दा पूछ रहे हैं क्या है। 8वां SC ST के लिए बताइए। 10वां दादरा नागर हवेली। 12 गोवा दमन दीव। 18 सा आयोग। 18 सा आयोग। इसके बाद 21, इसके बाद 21। देखिए 21वां संविधान संशोधन भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा। 21वां संविधान संशोधन भाषा से। इसमें आपको 3 संशोधन एक साथ याद रखना है। देखिए 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92। देखो 21 71 जोड़ोगे तो 92 हो जाता है, 21 71 जोड़ेंगे तो 92 हो जाता है। इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा जोड़ी गई। 21वां संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई, यानी एक भाषा जोड़ा गया। फिर 71वां द्वारा 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषा फिर जोड़ा गया। तो 21 द्वारा 1, 71 द्वारा 2, 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब 92वां द्वारा 4, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आगे बढ़े? एनी प्रॉब्लम? तो ये चारों आप एक ही साथ याद रख, तीनों संशोधन एक ही साथ याद रख लेंगे। जैसे ये वाला एक ही साथ याद रखे था ना, 8वां और 104, दोनों किससे संबंधित है? SC ST के आरक्षण के लिए, SC ST के आरक्षण के लिए, SC ST के आरक्षण के लिए। बताइए 21वां संशोधन द्वारा कितनी भाषा? 1 3 4, ऐसे याद रखें। 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4। सिंधी 21, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 21, 71, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ऐसे जोड़िए ना, 21 में 71 जोड़ेंगे तो 92 आ जाता है। 21 में 71 जोड़ने पे क्या आ जाता है? 92। 21 में 71 जोड़ने पे 92 आ जाता है। किसी को कोई दिक्कत है? 21 में 71 जोड़ने पे 92 आ जाता है। आगे बढ़े? किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, वह हिंदी भाषा के क्षेत्र में हिमाचल होना चाहिए, तो अच्छा हरियाणा, वो तो आप सुधार लीजिएगा, नॉर्मल सा चीज है। आगे बढ़ जाए तो 21 याद रहेगा। 21 से रिलेटेड ही आपको क्या याद रहेगा? 71, और इसी से रिलेटेड 92 रहेगा। याद रहेगा नहीं यहाँ पे? अब हम ये जब 71 पढ़ाने जाएंगे, 92 पढ़ाने जाएंगे तो छोड़ देंगे वहां, बस इतना बता के कि देखिए हम आपको पढ़ा दिए भाषा से रिलेटेड। उसी तरह 104 पढ़ाने के टाइम पे बता देंगे, लेकिन आपको कहेंगे कि आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आपका आर्टिकल आएगा 35 और 36। 35 और 36 देखिए, इसमें सिक्किम से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम किसे? सिक्किम। देखिए सिक्किम ना पहले भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम एक स्वतंत्र देश था। सिक्किम क्या था? स्वतंत्र देश। मोनार्की थी यहाँ पर, राजतंत्र कंट्रोल होता था सिक्किम में। बट चाइना ने ना वो 5 फिंगर पॉलिसी लेके चलाया है। उसका कारण आया था ना कि जैसे 5 उंगलियां होती है ना,
उसने कहा कि ये हथेली जो है ना, हथेली, इस हथेली अधूरी है 5 उंगलियों के बिना, 5 उंगलियों के बिना हथेली अधूरी। उंगलियां काट दोगे तो हथेली कैसा लगेगा, इसे अजबे लगेगा। उसका कहना है कि मेरी 5 फिंगर है, हथेली है ये तिब्बत, हथेली है ये तिब्बत, क्या है तिब्बत, क्या है हथेली है। इसकी 5 उंगलियां हैं, कितनी उंगलियां हैं ले, एक को कहता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ इधर से ले लेता है कि अक्साई चीन है, समझ में गया। एक यह तो तिब्बत ले ही लिया है, इधर नेपाल को भी बोलेगा, सिक्किम को, भूटान को, 1 2 3 4 5 सब डरा गया सब, इस सब में से कुछ ना कुछ बकोटेगा यहाँ। अब सिक्किम पे वो पूरा भीड़ गया था, सिक्किम पे पूरा भीड़ गया था। सिक्किम पे जब भीड़ गया तो सिक्किम को लग गया कि भाई हम इनके बीच में जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, चाइना तो कभी नहीं जाने वाले। तो भारत से कहा कि हम आपके देश में मिलना चाहते हैं। उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, 1976 में जवाहरलाल नेहरू थे, नहीं थे उस समय। 75 और 76 के समय इंदिरा गांधी थी, कौन थी, इंदिरा। तो उनके समय ये बात हुआ तो सिक्किम को एक बात का डर था कि अगर हम भारत में मिल जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत का आदमी हम लोग को चाइना वाली नीति अपना के एक आदमी को उड़ीसा भेज दे, एक को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, ऐसा ना हो कि ऐसा भेज उच के हम लोग को अब पूरा एकदम नाश दे। समझ में गया, बिहार नहीं आया, तुम लोग इसका इंतजार कर रहा था। तो देखते हम लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ जाए तो देखते हम लोग, देखिए ध्यान से। तो सिक्किम को इस बात का डर था कि कहीं हमको हटा दे और यहाँ भारत कब्जा न कर ले, इसलिए सिक्किम पहले एक ही बार में भारत का हिस्सा नहीं बना, पहले वह सह राज्य बना कि हम एक राज्य की तरह ट्रीट करेंगे लेकिन आपका हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले वो एक सह राज्य की तरह बन के एक साल ट्राई किया। जब वो सह राज्य की तरह बन गया, उसको कोई दिक्कत नहीं आया, तब जाके वो पूर्ण राज्य बना, पूर्ण राज्य बना। और आज भी हमारे और सिक्किम के बीच में कोई दिक्कत नहीं है। सिक्किम के लोग बड़ा सुलझे हुए हैं, पूरे पहाड़ी एरिया में ठीक है लोग। हम लोग जो आते हैं ना, ये काऊ बेल्ट एरिया बोला जाता है, ये यहीं पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी है और ये सब भी बहुत ज़्यादा है। अब पहाड़ी एरिया में देखेंगे तो ऐसा कोई समस्या नहीं है। तो ये सिक्किम भारत का पहले बना सह राज्य, उसके बन गया पूर्ण राज्य। तो 35वां संशोधन द्वारा सह राज्य, 36वां द्वारा 35वां द्वारा सह राज्य, यहाँ पर पूर्ण राज्य, पूर्ण राज्य, सह राज्य के बाद पूर्ण राज्य, सह राज्य के बाद पूर्ण राज्य। सह राज्य बना 1975 74, आइए 16 मई 1975, 16 मई 1975 पूर्ण राज्य बन गया, 16 मई 1975। अब समझिएगा, 35वां संशोधन हुआ 1974, सिक्किम क्या बना, सहरा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और 36वां संशोधन द्वारा सिक्किम बना पूर्ण राज्य, क्या बन गया, पूर्ण राज्य, क्या बन गया, पूर्ण राज्य बन गया। 36वां संशोधन द्वारा क्या बन गया, पूर्ण राज्य। अब जब ये पूर्ण राज्य बनेगा तो ऐसा तो है नहीं कि फजल अली आयोग तो यही पे लग गया था, 7वां संशोधन द्वारा ही क्या लग गया था, फजल अली आयोग बन गया था। फजल अली आयोग की सिफारिश लागू हो गई थी और इसके द्वारा 14 राज्य बन चुके थे। कितने राज्य, 14, 6 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। अब जब ये 1956 में ही 14 राज्य बन गए थे, उसके बाद बहुत सारे राज्य ऐड होते गए, तो उसी हिसाब से इसका कौन सा रैंकिंग आएगा, 22वां राज्य बनेगा। कौन सा, 22वां। तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और पूर्ण राज्य का दर्जा के बाद ये चौथा राज्य बना, 22वां राज्य बना। चौथा राज्य बना, 22वां राज्य बना। किसी को कोई दिक्कत, तो संशोधन याद रहेंगे, 36 तक तो याद ही रहेगा आप लोग को। पहला भूमि सुधार, 7वां भाषाई राज, 8वां SC ST, 104 भी SC ST, 10 दादरा नगर हवेली, 12 गोवा दमन दीव, 18 शाह आयोग, 21 भाषा, 71 भाषा, 92 भाषा, 35-36 सिक्किम, 35-36
एक साथ याद रखिए कि आपको हम जो कॉन्सेप्ट बता दिए ना, आपको में से किसी को नहीं भूलेगा कि एक बार सहराज बना, एक बार पूर्ण राज बना। जब पूर्ण राज बना तो क्या था, 22वां। पूरा रिवीजन के टाइम ऐसे याद कीजिएगा तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, मन भी नहीं लगेगा पढ़ते में। बस 35-36 का संबंध सिक्किम से, खत्म। उतना तो कहानी याद करने की जरूरत क्या है। 35-36 सिक्किम। किसी को दिक्कत? 35-36 ब्लैक बोर्ड पर रेड कलर से नहीं दिखता है, नहीं दिखता है जी। ब्लू नहीं दिखता है। ओहो, कलर विजन का भी समस्या है, अब समझ में आया इन सब को। रेड कलर नहीं दिख रहा है उसको। रेड और ग्रीन अगर नहीं दिख रहा है कलर विजन की क्या है समस्या है। अब रेलवे वगैरह वाला जॉब या ट्रैफिक वाला ये सब वाले में नहीं जा सकते जहां सिग्नल आपको देखना हो। पता चला कि चल गया, उसको रेड कलर नहीं दिख रहा है, चला हो ले गया सबको। वैसे ही ट्रेन गिर रही है डेली जुगो। एनी प्रॉब्लम? अगला आएगा 42वां संशोधन। बाप रे बाप, 42वां संशोधन 1976। ये एकदम भाई याद रखना, 1976 भी याद रखना पड़ेगा। 42वां संशोधन 1976। इतना भयानक था ये संशोधन जिसका कोई हद नहीं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इतना संशोधन बड़ा था कि इसके लिए अलग सिफारिश करनी पड़ी थी। स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। अब आप स्वर्ण सिंह समिति के बारे में एक चीज जानते होंगे कि भैया इन्होंने ना क्या जोड़ा था, मौलिक कर्तव्य। 42वां संशोधन का एक मुख्य चीज था कि मौलिक कर्तव्य। अब इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कि हमारा ये काम है, देश के प्रति हमें करना है। जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तो 10 था उस समय। जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तो 10 था। इस 42वां संविधान स्वर्ण सिंह समिति ने 59 विषयों पे सुधार दिया। कितना सुधार किया? 59 नए नए सुधार कर दिए संविधान में। तो लोगों ने कहा कि एक से तो अच्छा एक नया संविधान लिख दिया रहता। 59 को विषय कोई जोड़ता है जी, इसलिए इसे मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहेंगे? मिनी संविधान। भाई मिनी संविधान क्यों कहा जाता है? एक काम करते हैं ना, हम आपके किताब में कहते हैं कि देखिए ना एगो पीडीएफ जोड़ दीजिए, 60 पन्ना का पीडीएफ है, तो आप क्या कहिएगा? एगो किताबें ना दे दीजिए तो इस 60 पन्ना का पीडीएफ बीचों में काहे लगा रहे हैं? तो मिनी किताब नहीं हो जाएगा वो? तो 59 विषय जोड़ने के कारण इसे मिनी संविधान कहा जाता है। और ये इंदिरा गांधी लाई थी, यहीं से इंदिरा गांधी हारी थी। इतना जबरदस्त संशोधन हुआ था, भारतीय संविधान का गला घोंट दिया गया। यानी इंदिरा गांधी ना बहुत आयरन लेडी कहा जाता था ना, बहुत ढीठ थी। ढीठ इन द सेंस की जो सोच लेंगी वही करवे करेंगे, आप बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं। तो 59 विषय जोड़ा गया, मिनी संशोधन किया, संविधान का गला घोट दिया गया, सारी शक्तियां प्रधानमंत्री को दे दी गई। मंत्रिमंडल के पास ना शक्ति होना चाहिए, एक्चुअल में शक्ति होनी चाहिए मंत्रिमंडल को कि भाई अगर कोई जरूरत पड़ रही है तो मंत्रिमंडल के कानून को लागू कर दे। हाँ, अस्थायी रूप से लागू करना है तो संसद में जाइए, लेकिन इमरजेंसी आ गया है तो फिर संसद में इमरजेंसी में थोड़ी जा सकते हैं, उसको तो बुलाने की एक प्रक्रिया है। 3 सत्र चल रहे हैं यहाँ पे। तो संविधान यही लिखा गया था कि अगर इमरजेंसी लागू करना है या कोई भी चीज लागू करनी है तो आप मंत्रिमंडल से कहिए, मंत्रिमंडल उसे इम्पोज कर दे, लागू कर दे 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए। और जब सत्र आ जाएगा ना तो आप सत्र से पास करा दीजिएगा। अगर संसद कह दिया ठीक है तो ठीक है। आज संसद कह देगी सब लोग दाहिने से चलेंगे 2/3 बहुमत से और आधे से अधिक राज्य सहमत हो जाए, तो बाएं से छोड़ के हम लोग कब से चलने लगे? दाहिने। और जो सरकार ये नियम लाएगी उसको भी हम लोग दाहिने कर देंगे उसको भी बाएं से कहाँ कर देंगे? दाहिना कर देंगे। बिना मतलब का नौटंकी, दाहिने से चलो। हालांकि मेजोरिटी देशों में दाहिने से चला जाता है। दुबई उबई में जाओगे ना तो कहाँ से चलता है? दाहिने से। हम लोग इंडिया में कहाँ से चलते हैं? बाएं से। तो बाएं से चलना होता है। तो हमारे यहाँ जो ड्राइवर की सीट होती है वो दाहिने होती है, और वहां दाहिने से चलना होता है तो ड्राइवर की सीट किधर होती है? बाएं होती है। वहां 4 व्हीलर में बड़ी दिक्कत होता है। यहाँ का ड्राइवर वहां के ड्राइवर में बड़ी अंतर रहेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। दुबई उबई का ट्रैफिक रूल बहुत जबरदस्त है। जाम लगा रहे उससे आपको मतलब आप हॉर्न नहीं मार सकते हैं। हमारे यहाँ हम लोग
एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते, हॉर्न मारते रहे। आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने आती है ना तो लोग देखने लगते हैं। कभी भी देखना फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी तो पुलिस भी साथ आएगी। आग बुझाने में पुलिस का क्या काम है, फायर ब्रिगेड का है। लेकिन फायर ब्रिगेड पुलिस वालों को लेके आते हैं कि भीड़ आप खाली कराइएगा, नहीं तो सब लोग देखने आएंगे। देश इतना खाली लोगों से भरा हुआ है, देश में लोग इतने खाली बैठे हुए हैं कि गांव में जेसीबी की खुदाई की देखने के लिए 200 आदमी आ जाता है। उसमें क्या देखना है भाई, बकेट उठा उठा भरे गए। दिखा रहा है कि हम कितने खाली बैठे हैं हम लोग। और बहुत ज्यादा अगर कोई खाली बैठ गया और आप उसे अधिकार दे दिए बोलने का, दूसरे के बात में टांग लड़ाने का, तो हो गया वो काम, घोर मट्ठा कर देगा कुल इन्ने का उन्ने। और यही होता है, खाली बैठा है आदमी। तुम ट्रेन में बैठना कभी जनरल डिब्बा में, एक से एक ज्ञानी बैठेगा सब, जो अपने परिवार की अर्थव्यवस्था नहीं सुधार पाया ना, वो कहेगा कि निर्मला सीतारमण को देश ऐसे चलाना चाहिए। अरे उनको वो इंसान बोले जो कम से कम ऐसे जगह से उठा है जहाँ जिसकी अर्थव्यवस्था खराब थी, उसने अपने दम पे अर्थव्यवस्था ठीक किया है, तब बोले तो समझ में आता है। डूबी हुई कश्ती किनारा बताने चलिए, और ये चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है। देखना ना, खूब से खूब सलाह देगा। सबको छोड़ो, तुम अपने हॉस्टल में बैठना, लॉज में, जो 6-7 साल से तुमको ढेर समझाएगा, एक से एक रहेगा सब। आगे बढ़े तो पहला क्या जोड़ा गया, मूल कर्तव्य। क्या जोड़ा गया, दूसरी चीजें एक और इसमें जोड़ी गई। प्रस्तावना जो था हमारा, क्या था, प्रस्तावना। प्रस्तावना, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। क्या क्या, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। एकता एवं अखंडता, ये एक ही शब्द है, एकता एवं अखंडता। अखंडता, एकता एवं अखंडता। समाजवादी का मतलब होता है कि सरकार समाज का ध्यान रखेगी। अब जैसे ट्रेन में स्लीपर क्लास का टिकट देखना बड़ी सस्ता रहेगा, समाज का ध्यान रखे। प्राइवेट बस का किराया और सरकारी बस के किराए में अंतर आएगा, सरकारी बस सस्ता रहेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल महंगा होगा, लेकिन समाज का ध्यान रखते हुए सरकारी हॉस्पिटल सस्ता होगा। इलाज हो या ना, देखो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर पे आप उंगली नहीं उठा सकते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे तो भाई डॉक्टर में तो कोई भी पढ़ाई लिखा होता है, एमबीबीएस की पढ़ाई इतनी नॉर्मल भी नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में या पीएमसीएच जो पटना में है, ऑनलाइन वाले बच्चे जो बिहार के बाहर के हैं, पटना में सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच है, बट वहां के डॉक्टर के पास ऐसा ऐसा तजुर्बा है, ऐसा ऐसा मरीज गया है सब, जो किताबें में वो बीमारी नहीं है, पता नहीं वो कैसे हो गया है। किताबें में वो बीमारी है, किताब में नहीं है, ऐसा ऐसा मरीज गया है वहां पे। तो उस समय ना मीटिंग बैठती है डॉक्टर्स की कि हम ऐसा बीमारी था, ये था, तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। हालांकि सरकारी हॉस्पिटल में कई बार ये भी होता है कि उतना आपको इलाज ठीक से नहीं मिलना था, लेकिन एक सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों का भी समस्या समझ। एक डॉक्टर दिन में 50 मरीज देख ले, 50 मरीज देख सकता है, या 50 सीरियस और 50 नॉन सीरियस, मतलब उतने क्रिटिकल नहीं है तो 100 देख लेगा, लेकिन सीरियस तो 50 ही देख पाएगा। सरकारी हॉस्पिटल पे एक पे 400 झोंक देता है, नहीं समझे। और जिस लेवल पे लोग वहां जाते हैं ना, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल पे जाके देखना, तो आधा काम तो मरीज और उसके साथ आए लोग डॉक्टर का हेल्प कर देते हैं। सर ये ब्लड रिपोर्ट करा ली है, सर ये अल्ट्रासाउंड था, ये तो वहां गुलघोच ना चढ़, तो गुलकोच को गुलघोच बोल रहा था। और हमारे गांव में जब तक पानी नहीं चढ़ा तब तक मरीज सीरियस नहीं है। हार्ट अटैक आ गया वो सीरियस नहीं है, पानी चढ़ रहा है सीरियस है, और अगर प्लास्टर हो गया तो महा सीरियस है। तो गांव में 2 आदमी सीरियस होता है, ये प्लास्टर हो गया नहीं होता है, प्लास्टर हो गया तो सीरियस है, अब पानी चढ़ा दिया तो ही सीरियस। बाकी वेंटिलेटर मैंने कौन चीज, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक है, पानी नहीं चढ़ रहा है मतलब बीमारी है। ये तो समाजवादी रखा गया। दूसरा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर है। धर्म निरपेक्ष मतलब होता है हम धर्म से दूरी बनाएंगे, धर्म से दूरी बन, जो निगेटिव चीजों को दर्शाता है। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है,
आपका जो धर्म है आप उस धर्म को मानिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे हम सब पंथ निरपेक्ष हैं, हमें क्या मतलब है आपका क्या धर्म है, हमने कभी किसी को मना नहीं किया यहाँ पर। हमें धर्म वाली चीजों में मतलब इंटरफेयर नहीं करना, भाई आपको जो धर्म मानना है मानिए बस। तो हम लोग धर्म निरपेक्ष है कि पंथ निरपेक्ष? पंथ निरपेक्ष। क्या है? पंथ। कई बार आप न्यूज डिबेट में देखिएगा तो उनका यह कहना है कि बाद में संशोधन करके पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, हमारा देश पहले सेकुलर नहीं था। अजब हाल है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 कौन सी है भाई? ये कौन सी है? धार्मिक स्वतंत्रता। ये तो मूल संविधान में है, वो भी मूल अधिकार में है। संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। ये क्या कहता है कि किसी को भी अपने हिसाब से धर्म फॉलो की आजादी है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है, उसके लिए रखा धन टैक्स फ्री रहेगा, सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। तो ये क्या बता रहा है? धर्म पंथ निरपेक्ष ही तो बता रहा है। तो कई न्यूज में देखना ना, 2 मुर्गा लड़ाता है सब। मुर्गा जैसे कैसे आदमी 2 मुर्गा को करते रहता, तो बीच में रुक चलो हाँ हाँ बाद में जोड़ा गया इसको पंथ निरपेक्ष। अभी कैसे आ गया? इंदिरा गांधी ने जोड़ दिया, मूल संविधान में था ही नहीं। भाई प्रस्तावना ज्यादा संविधान का महत्वपूर्ण है या भाग 3 महत्वपूर्ण है? भाग 3 को संविधान की आत्मा कहिए। प्रस्तावना है वो एक तरह का आपका पूरा निचोड़ है उसका। अब ये रहे ना रहे, आर्टिकल 25 और 26 नहीं है। अब जबरदस्ती यहाँ पर, अब किसी को अच्छा लगेगा जैन राष्ट्र तो भारत जैन राष्ट्र घोषित हो जाए, किसी को सिख राष्ट्र रहेगा तो भारत सिख राष्ट्र घोषित हो जाए। हालांकि अब देखिएगा गांव गांव तक मंदिर मिलेंगे, मस्जिद मिलेंगे, धार्मिक स्थल मिलेंगे यहाँ पर। फिर भी बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे खाना भी खिलाया जाता है, बहुत सारे मजार मस्जिद भी होंगी जहाँ खिलाया जाता है, बट सब में नहीं। अगर भूखमरी खत्म करना है तो गांव गांव गुरुद्वारा खोल दो। सरकार को 5 किलो राशन बांटने की जरूरत नहीं है, सिख भाई खिला देगा 140 करोड़ लोग को। समझे? फिर भी कभी सुने हो कि भारत सिख राष्ट्र हो जाए? नहीं समझ में आया? अब हम ऐसा नहीं करें। बहुत से मंदिर में हम लोग खाना खाए हैं और बहुत श्रद्धा से खिलाते हैं वो लोग, बहुत सारे मजार में भी, लेकिन सब में नहीं। आप कह सकते हैं आपके गांव में भी होगा तो कभी कभी भंडारा लगता है। सिखों के यहाँ जाके देखिएगा। हम एक बार लखनऊ गए थे तो गुरुद्वारा के पास थे, तो अचानक से ना मेरे देखते देखते सारे रिक्शे वाले लोग और जो ठेला वाले ये लोग थे ना, अचानक से एक जगह इकट्ठा होने लगे। हम कहे क्या हो गया भाई, समझ में नहीं आ रहा है। तो हमको दिखा कि एक गुरुद्वारा से एक इंसान निकले थे, उनके पास चाय की केटली थी और 4 बजे का समय होगा, चाय की केटली थी। वो जितने रिक्शे वाले थे लोग ना, वो लोग अपना अपना गिलास लेके चले आए कि हमको गुरुद्वारा से क्या मिलेगा, चाय मिले। तो इससे समझ में आया कि इनका यहाँ का डेली रूटीन है, वो लोग डेली वहां पे चाय पिलाते। अब सोचो एक रिक्शा वाले के लिए 10 रुपया का बाहर पी रहा है चाय, उसे 10 रुपया बच जाएगा, अपने घर वाले के लिए कुछ लेके चला जाएगा, एक मिठाई लेके चला जाएगा, उसके लिए वही बहुत चीज है। छोटे बच्चों के लिए अब हर इंसान का लेवल अलग अलग है, तो उतना जितना सीख किया उतना नहीं। तो ये क्या है कि नहीं? आप तो क्या प्रस्तावना में अगर पंथ निरपेक्ष नहीं है, हमारा देश पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना की वजह से आर्टिकल 25-26 ये मौलिक अधिकार की वजह से। इसको कौन पूछ रहा है भाई? ये बाद में जुड़ा गया। अच्छा हम यहां से पंथ निरपेक्ष हटा देंगे तो क्या उसको हटा दिए हैं? नहीं हटा सकते। लेकिन न्यूज में कभी खोलोगे ना तो तुम यही सब देखोगे, यही ऐसे वैसे दुनिया भर काम करते। यार देश कहा जा रहा है, अलग झमेला है यहाँ पे, पूंजी खत्म हो गया लोगों के पास, उस सबसे मतलब नहीं। लेकिन नहीं, आगे बढ़े। आप कौन सा राष्ट्र चाहते हैं? हम जिस राष्ट्र में हैं हम इस राष्ट्र से खुश हैं, हमारा भारत महान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हमको क्या चाहिए? अगर आपको लगता है कि नहीं देश में कुछ कमियां हैं, आप उस कमियों को बताइए और आप सुधार लीजिए। नहीं समझ में आया? कि अब जैसे शरीर है, कभी कोई बीमार पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? उस बीमारी को ठीक कर देते हैं। तो देश में यदि लगता है कि नहीं देश में ऐसे नहीं कुछ और सुधार होना चाहिए, तो पहले आप उन कमियों को चिन्हित कीजिए, फिर उसको सुधारिए। तो बवाल करने से क्या ही चीज होता है? आगे बढ़े। तो ये तो प्रस्तावना में 3 चीज जोड़ दिए गए। तो मेनली ये 2 चीजें जोड़ी गई थी। ये 2 चीजें 42वें संशोधन में याद रखना है आपका। पहला मूल कर्तव्य, दूसरा प्रस्तावना में संशोधन, 3 सब जोड़े गए। बाकी सारा सुधार प्रधानमंत्री को शक्ति दिया गया। बाकी सारी चीजों में किसे शक्ति दी गई? प्रधानमंत्री। लोकसभा के कार्यकाल 6 साल कर दिया गया।
आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री के सिफारिश पर हो जाएगा, पूरे मंत्रिमंडल की जरूरत नहीं है। आंतरिक अशांति के मामले पे भी आप आपातकाल लागू कर सकते हैं। आंतरिक अशांति का कोई परिभाषा ही नहीं है। विद्यार्थी जो हैं, अभी देखिएगा बीपीएससी के पूरे विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी जायज मांग रहे हैं, किसी से वो धन दौलत नहीं मांग रहे हैं। बीपीएससी ने टीचर की वैकेंसी निकाली और विद्यार्थियों को बीपीएससी की ओर से डोमिसाइल नहीं लागू किया गया था। अंदर कुछ अधिकारी थे लोग जिन्होंने डोमिसाइल नहीं लागू किया यहाँ पर। और बीपीएससी के जो टीचर के है, अब उनकी समस्या समझिए कि सेम नंबर 2 लोग लाए हैं। सपोज कीजिए कि सेम नंबर 2 लोग लाए हैं, बट एक का एज 2 महीना बड़ा है और एक 2 महीना छोटा है। तो नंबर सेम होने की वजह से जिसका उम्र में बड़ा है उसे क्या मान लिया जाएगा? सीनियर। तो 2 बच्चों में जो 2 महीना पहले पैदा हो गया वो सीनियर हो गया। अब उसका बिहार टीचर में 3 जगह सिलेक्शन हो गया, 1 to 5 में हो गया, 9th 10th में भी हो गया, मान के चलो 3 जगह उसका रिजल्ट हो गया। अब वह व्यक्ति एक इंसान की सीट को कचर के बस इसलिए आया है कि उसका डेट ऑफ बर्थ 2 महीना ज्यादा है। अब इसके बाद भी उसका रिजल्ट कितने जगह है? 3 जगह। तो ज्वाइन कितने जगह करेगा? एक ही जगह ज्वाइन किया। तो जो जिसको पीछे कचर के आया था उसको तो मिल जाना चाहिए, तो उसे कहेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट। सरकार नहीं जारी कर रही है। कितना? तुम काहे 2 महीना लेट से पैदा हुआ? काहे पैदा हुआ 2 महीना लेट से? तुम्हें को पता नहीं है कि बिहार में हम लोग यहां टाइम से पैदा होना जरूरी, डिसिप्लिन राज्य है, ये डिसिप्लिन है, यहां पर टाइम से पैदा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारे यहां जितने लोग रह रहे हैं 14 करोड़ लोग, सबको पुरस्कृत करना चाहिए। कम टेंशन में जी रहे हैं हम लोग, अपने आप में चैलेंज है। अजीब अजीब खेल। अब बताओ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने में उन बच्चों का क्या जाता है? भाई एक बच्चा का 3 जगह रिजल्ट हुआ, ज्वाइन करेगा एक जगह। जब 3 जगह रिजल्ट हुआ होगा तो 3 बच्चे पीछे होंगे। एक रिजल्ट जारी करेगा तो जो इनके पीछे वेटिंग लिस्ट वाले हैं, वेटिंग लिस्ट वाले, वो 2 तो आ सकते हैं ना। ना 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 वो सब नहीं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमारा रिश्तेदार कैसे जाएगा? 20 लाख लाओ जी, जाओ। आई कौन मांग रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट? मारो इस पे FIR करो, इस पे FIR करो। इसका कौन टीचर कौन बोल रहा है उसको ओकरो पे FIR करो, नोटिस भेजो उसको, 4 जगह इसे करो। टीचर अपने में उलझा रहेगा, एक FIR करो। यहाँ पे मीडिया को कहो 2-4 को उल्टा सीधा बयान दो ताकि मीडिया भटक जाए इधर से उधर। हो गया। बताओ क्या जाता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में? आप लोग में भी देखिएगा। अब जो बच्चे जो लोग पढ़े लोग ना, वो बेचारे मैसेज जब भेजते हैं तो रो रो के भेजते हैं सर कि सर अब की बार घर वाला भेज देगा गुजरात दिल्ली कमाने के लिए। लड़की कहती है कि सर अब तो अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं हुआ ना, तो जो आप क्लास में बताते थे कि जीवन का स्तर ऐसे होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये होती है, ये सब किताबें में रह जाएगा सर, हम जला के फेंक देंगे इसको। क्योंकि घर वाले लड़कियों को अमूमन कम टाइम देते हैं, लड़कों की तुलना में तो आधा ही देते हैं, और कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाए तो हजारों लोगों का जॉब ऐसे ही हो जाएगा। और वो फेल नहीं है, वो क्या है, वो पास हैं। बस उनका गुनाह यही है कि थोड़ा देर से पैदा हुए। नहीं समझ में आया? MPPCS का भी यही हाल है। तो हाँ भाई, हम तो अभी तो हम वहां पे भी वही हाल है यार। किसी दिन ये सब विद्यार्थी सब, तो ये समझ में आ गया 42वां संशोधन भारत के लिए अच्छा था या खराब? खराब था। एक देखो, आंतरिक अशांति के नाम पे आपातकाल आप लागू कर दीजिएगा। आंतरिक अशांति का कोई मापदंड है? अब बच्चे कह रहे हैं कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। बीपीएससी के बच्चों का खुलेआम दिख रहा है, धांधली हो रहा है, खुलेआम दिख रहा है। वो बच्चों का क्या करना है? आप री एग्जाम ले लीजिए, री एग्जाम लीजिए और फेयर तरीके से लीजिए। आपको जितना टफ बनाना है टफ बनाइए। यहाँ पे उनका मांग गलत नहीं है, लेकिन 42वां संशोधन में उसे आंतरिक अशांति कहा जाएगा और वहां लागू कर दिया जाएगा आपातकाल। और जैसे आपातकाल लागू होगा, धरना देने का अधिकार खत्म, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म, मीडिया की स्वतंत्रता खत्म, सारी चीजें खत्म, मार धार के हटा के फेंक देगा। जा गर्दनी बाग जैसे जो जगह है, वो 2, आप लोग तो गए हैं, 2 गेट के बीच में भी पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी।
दो गेट के बीच में अगर आप रहेंगे तो कभी पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। हम गेट के बाहर ना चल गए थे, अरे हमको उस समय भी नहीं अरेस्ट करते लोगों पे। हमको जो डिटेन किया गया था ना, गलती थी कि थोड़ा सा ठंडी का दिन था तो लोग जैकेट वैकेट पहने थे, तो पुलिस वाले से ही हम पूछ लिए, तुम वहीं थे? चलो उन्हीं से पूछ लिए थे हम लोग यहाँ पे। तो वहां कोई, अब वहां हम लोग को क्या समझ, रात हो गया था, हम पुलिस वाले से पूछे, देखो जिधर पुलिस नहीं है ना उधर से ही हमको निकलना है, नहीं तो रात हो गया है, अगर नोटिफिकेशन नहीं देंगे तो लड़कियां हैं यहाँ पर, यहाँ ना कहीं रहने की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, मच्छर काट रहा है, सबसे झमेला है, वॉशरूम नहीं है वहां पे, और 3-4 हजार लड़कियां हैं, उनकी सेफ्टी कौन देखेंगे? हम कहते हैं हम जाते हैं यहाँ पे और ध्यान देना। हमको लगा कि ये भी प्रोटेस्ट वाले ही हैं, वो पुलिस वाला था। हमको पता चला वायरलेस निकल रहा है, इन लोग का प्लान है बीपीएससी जाने के लिए। हमको ले भाई, क्या हो गया? हाँ, ज्यादा हम वहां पे ज्यादा बोल दिए थे, हमको 1-2 महीने से खांसी थी, हम बहुत ज्यादा बोल दिए, तो हम जब खांसने लगे तो छिल गया था, ब्लड आने लगा, हम बड़ी घबरा गए थे, ये कैसे आ गया? तो हमको लगा कि कहीं हमको फेफड़ा उपड़ा तो नहीं खराब हो गया। और वहां पे ना माइक का भी व्यवस्था नहीं, ना गला फाड़ फाड़ चिल्लाना पड़ता है वहां पे, और बहुत झमेला हुआ। लेकिन अगर वही 42वां संशोधन होता तो प्रधानमंत्री के पास शक्तियां थी, अब वो देख लेता आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति का कोई मापे दंड नहीं है। सास बहू का झगड़ा हो गया, चिल्लाने लगे से छत पे चढ़ के कि करम फूटल था तो हईसन पतो हो गए, तारा से अच्छा रिश्ता आ रहा था, हमार करम फूटल था। अरे मार, वो आंतरिक अशांति का मान लगा के मोहल्ला में इमरजेंसी लगा देगा। नहीं समझ में आ गया? मोहल्ला में क्या लगा दिया है? इमरजेंसी लगा। वो सास बहू का झगड़ा होते रहता है, वो हमेशा कोसेगी, ऐसा पतो मिल गया, वो कहेगी अब बेल काजन कब जाई बुढ़िया ही। दोनों में झगड़ा होते रहेगा। तो आंतरिक अशांति पे कभी आपात लागू किया जाता है? ये लागू कर दी थी इंदिरा गांधी, आंतरिक अशांति पे लागू कर दी। नहीं, अब हम जो समझा रहे हैं अब समझो ना। आंतरिक अशांति के आधार पर हम आपातकाल इंपोज करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं था। आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अभी क्या 44वां द्वारा हटाया गया था, अभी 42वां। समझो कितना ज्यादा इंदिरा गांधी पूरे देश को अपने पास रखना चाहती थी। एक तो आपातकाल की शक्ति प्रधानमंत्री को, आपातकाल लागू किया गया, संविधान आपका गया। आपात जैसे लागू किया संविधान गया। तो आपात लागू करने का अधिकार किसको दिया गया? प्रधानमंत्री को। मंत्रिमंडल को भी नहीं, किसे? प्रधानमंत्री। दूसरा, आंतरिक अशांति जिसका कोई मापदंड नहीं है, जिसका कोई मापदंड नहीं है, आंतरिक अशांति पे भी क्या लागू हो सकता है? आपातकाल। यानी ओवरऑल की पूरा संविधान हमारे पास। एग्जैक्ट वार्म हिंडनबर्ग के साथ हिटलर ने भी यही किया था, एग्जैक्ट यही किया था उसने भी। तो आंतरिक अशांति समझ में आ गया। अब इंदिरा गांधी के खिलाफ जो बोलता था उसको जेल में डाल देती थी, उसको क्या करती थी? जेल में डाल देती थी। आंतरिक अशांति, आपातकाल खत्म करने। बिहार के थे जयप्रकाश नारायण, उन्होंने कहा कि एक काम करो, जेल की कैपेसिटी कितना है पता करो। उन्होंने कहा कि 40,000 से ज्यादा लोगों को ये जेल में नहीं रख सकते। उन्होंने कहा एक काम करो, आपातकाल आई आंतरिक अशांति साइड रखो, 4 लाख लोग निकलो, 40,000 को न जेल में रख सकते हैं, चलो जेल भरो आंदोलन। कौन आंदोलन? जेल भरो। बिहारी से पंगा, बिहारी से पंगा। तो जयप्रकाश नारायण आ गया है जेपी, और कहे कि हर जिला से लोग निकलो। कैपेसिटी कितनी है पूरे में? 40,000 लोगों से ज्यादा वो लोग जेल में नहीं रखते। 4 लाख लोग घुस जाएंगे तो जेल ब्लास्ट हो जाएगा, और इसे जेल की दीवारें चरमरा जाएंगी। यहाँ पे जाएंगे कहाँ पे? अपने से खुल जाएंगे। भाई जेल की दीवारें नहीं है तो ठेला ठेली हो जाएगा, जगह नहीं है, वो कहाँ रखिएगा, जगह नहीं है यहाँ पे। नहीं समझ आ गया? तो पुलिस वाले भी परेशान हो जाएंगे यहाँ पे। अब उसके क्या किया गया? तो सुशील मोदी थे जयप्रकाश नारायण के साथ, वो कहे कि गुरुजी हम चलेंगे। लालू प्रसाद यादव, गुरुजी हम चलतो। नीतीश कुमार, आई एम ऑल्सो रेडी। पहले कुछ था, पहले कुछ था, आप आए हैं तो कितना अच्छा हो गया यहाँ पे। पहले कुछ था ही नहीं, वो भी आए यहाँ पे। फिर जितने बिहार, रामविलास पासवान, जितना बिहार के नेता देख रहे हो ना, जितना बिहार के नेता वो उस प्रोटेस्ट में गए थे। समझा? जो जहां था वहां, जहां जहां जेल गए थे यहाँ पे। और उस समय, उसके बाद जयप्रकाश नारायण तो बिहार के लिए करके चले गए। उसके बाद बिहार में उनके यही लोग आके संभाल ली। समझ में आ गई नहीं? गया नहीं तो उससे पहले बिहार में कुछ था? कुछ था ही नहीं। अभी कितना अच्छा हो गया है, हवा भी आ रहा है। पहले चांद सूरज दिखता था पहले, इधर कितना अच्छा अब सूरज भी दिखने लगा यहाँ पे।
यहाँ पर पूरा अंधेरा अंधेरा रहता, डायनासोर घूमते थे सब पहले यहाँ पटना में। अभी कितना अच्छा हो गया है। हाँ अरे मिनी संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संशोधन। 42वां संशोधन को आगे बढ़ते हैं। देखो इस 42वां संशोधन में 2+ चीजें थी, हमें 2 चीजें दी गई, बाकी सब चीज छीन ली गई। क्या दिया गया भैया? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य? मूल कर्तव्य। भाग 4 का क, ऐसे भी बोल सकते हैं। और एक यहां संशोधन हुआ प्रस्तावना। प्रस्तावना में कितने शब्द? 3 शब्द जोड़ दिए गए, एकता, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये तो जोड़ दिया गया। इसको मिनी संविधान कहते हैं क्योंकि 59 विषय जोड़े गए थे। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति। इसमें हमसे छीन लिया गया संविधान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। संविधान पर अच्छा प्रभाव या प्रतिकूल? संविधान पर प्रतिकूल प्रभाव। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? इसमें हमारा प्रतिकूल का मतलब निगेटिव इंपैक्ट पड़ा, अनुकूल का मतलब ठीक ठाक है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और हमारा संविधान जो है संघात्मक है, संघीय है। संघीय का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर। इसे संघीय से बदल के एकात्मक कर दिया। क्या कर दिया है? एकात्मक कर दिया। मतलब सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास छीन के भेज दिया गया। क्या कर दिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया गया। कहा गया कि इतनी पावर दिया गया कि एक तो तक आ गया कि आंतरिक अशांति। क्या चीज? आंतरिक अशांति। कहा गया कि अगर देश में आंतरिक क्या है? अशांति है, आंतरिक अशांति के आधार पर भी क्या लग जाएगा? आपात। क्या लग जाएगा? आपात। उसके अलावा कहता है कि आपातकाल की जो घोषणा है, आपातकाल की, वो मंत्रिमंडल को न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मंत्रिमंडल को। मंत्रिमंडल को करना चाहिए, लेकिन इसने कहा कि मंत्रिमंडल नहीं करेगा, केवल क्या करेगा? पीएम करेंगे। ये कोई बात है? केवल क्या करेंगे? पीएम करेंगे। उसके अलावा कहा गया कि जो मंत्रिमंडल है, कौन है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल यदि कोई सिफारिश करके किसके पास भेजती है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास भेजती है? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए क्या होंगे? बाध्य होंगे। क्या होंगे? बाध्य होंगे। यानी कोई संशोधन संसद से पास होकर गया या मंत्रियों ने कोई सुझाव दिया तो राष्ट्रपति बाध्य हैं मान लीजिए चुपचाप। ये कोई बात है भाई? अजीब है। काहे मानेगा वो? नहीं समझे? राष्ट्रपति है, नहीं समझे? ये तो राष्ट्रपति ना जी, ऐसा थोड़ी होगा। ये अजीब टाइप का ये कल्चर। ये तो हो गया वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले जो पेट्रियाटिक सोसाइटी थी, मतलब कि पत्नी समझाए जैसे कोई बात बोलता है उसको, नहीं, एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग समझते हो? बहुत पुराना जमाना का एकदम रूढ़िवादी सोच कि भाई हम परमेश्वर हैं। अरे सोचा तूने परमेश्वर हो तुम? मतलब पति अपने आप को कहता परमेश्वर, उसको कहता अर्धांगिनी, तो आधा वो भी है परमेश्वर। तो जो बोल रहे हैं मान लो, तो यही वही बोलता है भैया मंत्रिमंडल जो बोल रहा है उसको राष्ट्रपति क्या कर लेंगे? मान लेना पड़ेगा। ये कोई बात है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। इसको बढ़ा के कितना कर दिया? कितना कर दिया? 6 साल। उसके बाद कह रहा है कि मंत्रिमंडल के कार्यों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी मंत्रिमंडल का कार्य में न राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेगा और न ही न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। ले भाई, ये तो इंदिरा गांधी ने ये तांडव मचा दिया। एक तो संघात्मक से उठा के एकात्मक कर दिया, राज्य सरकार बेवकूफ हो गई। दूसरा कि सारा पावर मंत्रिमंडल से छीन के पीएम को दे दिया, व्यक्ति विशेष का शासन हो गया देश में। इसके अलावे राष्ट्रपति को झुंझुना बना दिया। भाई आप मानने के लिए बाध्य हैं तो राष्ट्रपति मतलब है क्या? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कठपुतली बना दिया। जो हम बोल रहे हैं आप मान लीजिए। करना क्या चाह रही है इंदिरा गांधी का गजब विरोध होने लगा देश में। जयप्रकाश नारायण ये लोग सारे लोगों ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। पूरे लोगों ने विरोध कर दिया। समझ में आ गया? तो इसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। किसकी सरकार गिर गई? इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। एनी प्रॉब्लम? अब सरकार किसकी आएगी? मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही, कौन आ गए? मोरारजी देसाई। उनके जगह आ गए मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई आए और यही मुद्दे पे आए थे कि हम 42वें संशोधन को खत्म कर देंगे। ये उनका मुद्दा ही था चुनाव में कि हम 42वें संशोधन को खत्म कर देंगे। आगे बढ़ जाए। हाँ
हाँ तो देखो मेन चीज देखो, आप बात समझो, 59 विषय हैं ऐसे समझिए, 59 विषय हैं। क्या हमने 59 विषय लिखा है? नहीं, हम वही लिखे हैं जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, बाद में लोग कहेंगे कि देख रहे हैं 59 में वही वही बोला जो एग्जाम में आ गया, कोई ना कोई गड़बड़ है। नहीं भाई, गड़बड़ नहीं, एक्सपीरियंस है, पढ़ाते पढ़ाते आदमी बुढ़ा गया पढ़ाते पढ़ाते यहाँ, नहीं समझे? तो हम क्या 59 विषय बताए हैं? नहीं बताए, बहुत चीजें हैं, लेकिन वही वही बताते हैं जो आपको एग्जाम में आए। हमारा बस ये कहना है कि हम आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य समय ले रहे हैं। पैसे भले कम लेते हैं, देखो पैसा तो रिकवर हो सकता है आज नहीं तो कल, बट जो हम आपका समय ले लिए, या कोई विद्यालय में आपने 3 साल 4 साल पढ़ लिया, वो समय नहीं लौट के आएगा। तो जब आप हमें समय दिए हैं, इसीलिए ना दिए हैं कि हम आपको उतना पढ़ाएं जितना में आपका रिजल्ट ठीक ठाक हो जाए, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट हो जाए, यही ना चाहते हैं। पढ़ाने के लिए तो 59 का 59 पढ़ा दें, उसके बाद कहें सब मेरे ही में से आया है, भाई तो बचा कहाँ? 59 का 59 भी तो पढ़ा सकते हैं ना, सब नहीं। लेकिन ये मेन यही रहता है कि जहां से आ रहा है यही चीज पढ़िएगा जो ठीक ठाक आ जाएगा। चाहे जितना कुछ कर लीजिए, कोनो किताब पढ़ लीजिए, जहां तहां जितना घूमना है घूम लीजिए, क्वेश्चन यहीं से आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या हो गया? अच्छा, वही बात होता है, तुम्हें भैया रिकॉर्डेड पढ़े हो या लाइव पढ़े हो, बतिया तो पढ़े और पढ़ाए हम ही नहीं थे बाबू। अब एक बात बता मेरे भाई, तू कल का क्लास अब क्या कल आएगा? रिकॉर्डेड हो जाएगा तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? अच्छा, पैसा नहीं था, गांव में रहता, मिठाइया लाएंगे कि नहीं मेरा? लाएंगे, ठीक है, बोल देना ना, तो तुमसे ले लेंगे फिर मिठाई। ठीक है, होता है बाबू, वो ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे बच्चे जैसे यही बता रहे हैं। तो एक चीज है ना, गरीबी में ईमानदारी दिखता है यहाँ पे। देखो बच्चे ने एकदम साफ बता दिया कि सर पैसा नहीं था तो लाइव से कंपेयर, देखो एक तो लाइव क्लास ऐसे ही एप्लीकेशन पे सस्ता है, और रिकॉर्डेड उससे भी सस्ता है, तो वो तो थोड़ा सा इजी रहता है रिकॉर्डेड में। और रिकॉर्डेड में एक और फायदा क्या होता है ना, कि अगर आप चाहते हैं एक दिन में 4 क्लास देखना तो 4 देख लीजिए। लाइव में कैसे 4 देख पाएंगे? आज हम पढ़ा दिए, कल का आप कैसे देखें? कल आएंगे तब ना पढ़ाएंगे। लेकिन इसी पॉलिटी का अगर आपको लाइव देखना है, रिकॉर्डेड देखना है, तो एक के दिन में आप संशोधन खत्म कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हम लोग सबके लिए रखा गया। तो उनका रेलवे में हो गया, बढ़िया है जी। तो एक ना आप लिख के एप्लीकेशन इनको दे दीजिएगा, ठीक है? एप्लीकेशन पे बहुत सारे बैचेज है, तो किसी किसी में टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हमेशा आते रहता है। उसका रीजन जानते हैं क्या होता है? अपडेट दे देता है। क्या दे देगा? अपडेट। अब जैसे हम ही अपडेट दे दे इसी क्लास में कि कल से ये गेट नहीं खुलेगा, तो जो इस गेट से आने वाला है उसको कल दिक्कत होगा कि नहीं होगा? परसों अपडेट दे दे कि नहीं अब कोनो गेट नहीं खुलेगा, छत से ऊपर से सीधे कूदना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन में ना यही प्रॉब्लम आता है। एप्लीकेशन तो मेरा है, लेकिन प्ले स्टोर गूगला का है, एंड्रॉइड गूगलवा का है। तो मोबाइलवा देखते होंगे ना, जब कहता होगा 2-3 महीना पे कि अपडेट करो। अब हमारा एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन के आपके मोबाइल के हिसाब से रन कर रहा है। अब वो अपना अपडेट कर लिया, 1-2 खिड़की जंगला बढ़ा दिया, कोनो खिड़की जंगला बंद कर दिया। अब हमको भी टाइम लग जाता है कि उस हिसाब से अपडेट करें। अब उस हिसाब से हम अपडेट करते करते हैं, उसको ट्रबल शूट ठीक करते हैं, 15 दिन लग जाता है, सारा एप्लीकेशन फिर से सही होने लगता है। तब फिर 6 महीना पे उसे जो कहता है कि अपडेट मारो, फिर हम लोग को अपडेट करना, मतलब वो हम लोग से फास्ट चलता है। अब हम लोग को बता के तो अपडेट करेगा नहीं, तो हम लोग को पीछे पीछे चलना पड़ता है। और हमें नहीं, पूरी जो भी प्ले स्टोर पे चल रहा है वो भारत सरकार का अपना प्ले स्टोर नहीं है, ना ही हम लोग का कोई अपना एंड्रॉइड है, कुछ भी नहीं है। वी आर नॉट डिजिटल इंडिया, वी आर डिजिटल यूजर्स। हम डिजिटल यूजर हैं। कभी टिकटॉक देख, कभी भारत का भी कुछ आना चाहिए ना जी, नहीं समझे? तो एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीआई आना चाहिए, भारत इंटेलिजेंस। कोनो काम का नहीं है हम लोग का। चाइना का आ गया इतना, तुम इंडिया का बताते हैं। इंडिया का तुम भारत का नक्शा खोजना, तुम गूगल पे जाओ, भारत का नक्शा, बड़ी दिक्कत आएगा तुम्हें, आधा में जम्मू कश्मीर कटा मिलेगा। बोलो, ये पॉलिटिकल है, ठीक है, बैठिए हम समझा देते हैं। जैसे इसमें ना 42वें संशोधन में बहुत सारा आरोप लगता है इंदिरा गांधी पे, और उसमें बहुत सारे सही भी हैं, लेकिन कुछ हद तक नहीं। जो मेन है, उन्होंने विपक्ष को बहुत हद तक दबा दिया था।
जो उनके सामने बोला सबको जेल भेज दिया। यहाँ पर प्रशासन जहां कुछ बोलेंगे उठा के लेके चली जाती थी। उस समय मीडिया भी इतनी सतर्क नहीं थी। मीडिया के ऊपर भी अब जब आपातकाल लगा देंगे, मीडिया कहाँ गई? आर्टिकल 19 के 1 में है मीडिया। जब आपातकाल ही लगा देंगे तो आपातकाल में कोई आपका नियम कानून नहीं होता है। घर में घुस के पीट देगा पुलिस, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कब है हमारे लिए? गिरफ्तारी से संरक्षण 22 में ना, गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाइए, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को ले। 22 में ना, 22 तो निरस्त हो ही सकता है, 20 और 21 ना निरस्त नहीं होता है जी। हो सकता है कौन? नहीं, आने वाले समय में कोई पीएम अब जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? क्योंकि 44वें संशोधन में कह दिया गया कि अकेले पीएम नहीं ला सकते, आपातकाल पूरा मंत्रिमंडल चाहिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब देखो एक और चीज क्या है, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है तो पीएम भी वही सोचेगा जो मंत्रिमंडल सोचेगा, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार है तो। लेकिन अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है तो पीएम तो जो सोचेंगे सोचेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में बहुत सारे लोग अन्य पार्टियों के भी रहेंगे। जैसे वर्तमान सरकार के पास केवल बीजेपी के नहीं है, वहां हमारे नीतीश जी के भी हैं, अपने मुख्यमंत्री साहब का, तेलंगाना का है, चिराग पासवान है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो सबका वो होता है, तो हर पार्टियां अपनी अपनी छवि को रखेगी ना। अभी इमरजेंसी मूवी भी है। मेरी बहन फ्लॉप हो गया, उसे क्या हुआ? फ्लॉप हो गया तो हर भाई अपनी बहन को अप्रिशिएट करता है। 44वां संशोधन समझते क्या जी? 44वां संशोधन 1978, उसके 2 साल बाद आया, जनता पार्टी की सरकार आ गई। किसकी? जनता पार्टी। और प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई गुजरात के थे, मोरारजी देसाई अब तक के सबसे उटपटांग प्रधानमंत्री यही हैं। समझ में आ गया? इससे बेवकूफ़ी करने वाले, जितना इन्होंने बेवकूफ़ी किया उतना किसी ने नहीं किया। अब चलते हैं, पहले देखते हैं। इन्होंने सबसे पहला कि 42वें संशोधन की सारी कमियों को दूर कर दिया। तो इसमें याद ही क्या करना है, इन्होंने कहा कि भाई आंतरिक अशांति पे अब आपात नहीं लगेगा। इन्होंने कहा था कि लगेगा। इन्होंने कह दिया कि आपातकाल की घोषणा अकेले पीएम नहीं करेंगे, मंत्रिमंडल करेगा। इन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल और संसद की सिफारिश यदि राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उन्हें एक मौका पुनर्विचार का दिया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये पूछेगा कि राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए एक मौका किस संशोधन द्वारा दिया गया? 44। और सारे मौके छीन लिए गए। हाँ, 42वां द्वारा सारा मौका छीन लिया गया और एक मौका दिया गया 44। लोकसभा के कार्यकाल को वापस 6 से 5 साल किया गया 44 से। न्यायिक समीक्षा की अनुमति दी गई 44वां, और न्यायिक समीक्षा को बाहर कर दिया गया था 42। तो 44वां संशोधन तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। जो चीज थी 42वीं की कमियां उसे वापस ठीक कर दिया। किस में ठीक कर दिया? 44। तो पहला तो एक तो इसे याद रखिएगा, जितनी इसमें गड़बड़ थे सबको कहां ठीक किया गया? चलो, तो 42 की कमियों को दूर किया। क्या किया? दूर किया। तो एक तो ये याद हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक वो इनसे गड़बड़ हुआ क्या, एक अच्छा काम किया लेकिन बवाल हो गया। इन्होंने क्या कर दिया कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? मूल अधिकार से किसमें बदल दिया? पहले क्या था? मूल अधिकार। अभी क्या हो गया? कानूनी अधिकार हो गया। अभी हो गया है कानूनी अधिकार है। अभी कानूनी अधिकार। देखो, मूल अधिकार का मतलब होता है हमसे ना कोई दूसरा इंसान छीन सकता है ना सरकार छीन सकती है। तो जब मूल अधिकार हमारा जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था तो हमारा खेत खलिहान संपत्ति ना हमसे कोई दूसरा इंसान छीन सकता था और ना ही सरकार छीन सकती थी। दोनों में से कोई नहीं छीन सकता था। लेकिन जब वो कानूनी अधिकार हो जाता है, क्या हो जाता है? कानूनी अधिकार। तो कोई पब्लिक तो नहीं छीन सकता है लेकिन सरकार छीन सकती है। कोई पब्लिक तो नहीं छीन सकता लेकिन कौन छीन लेगी? सरकार छीन लेगी। आज मान के चलिए सरकार को जरूरत पड़ा केजीएस का, उठा ले जाएगी इसको। कहते कि अब यहाँ हमारा सरकारी स्कूल चलेगा, जाइए यहाँ से, भगा देगी जी। नहीं समझे? और कब का भगा दी रहती,
वो आप लोग है ना तो डराई लेते हैं, उन लोग के आंखों में हम लोग इतने खटकते हैं, इतना खटकते हैं, कहते हैं ये टीचर सब, हम केवल हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, पूरी एजुकेशन कम्युनिटी ये क्या है सब समझ में नहीं आता है। टेलीग्राम इन्हीं सब का हो गया है, यूट्यूब पे जब मन तब कुछ भी ट्रेंड करा देता है सब, ट्विटर पे जब मन तब कुछ भी ट्रेंड करा देता है सब। ये आखिर है क्या इनके पास? आप लोग का पावर है, स्टूडेंट्स पावर, आप लोग का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर सरकार को हम लोग की केजीएस की जरूरत पड़े तो ले लेगी कि नहीं? कहेगा यहाँ पढ़ाते हैं, यहाँ भैंस बनाएगी, सरकारी भैंस सब रहे, जा हटाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि अब मेरा क्या हो गया, कानूनी अधिकार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो ले लेना, भैंस बांधना है तो भैंस बांध ले। हम कौन बात फैक्ट्री चला रहे हैं कि मशीन हुए लगेगा? हम यहाँ के जगह दूसर जगह पढ़ाएंगे, हुए पढ़ाई होगा, सड़क पे पढ़ाएंगे, वहीं हम जहाँ खड़े हो जाए क्लास वहीं से चलने लगता। कौन मारा हमको? यही ना, यही पर प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कोई फैक्ट्री वाला रहेगा, उसको डरा देते हैं लोग, तो फैक्ट्री में ताला मार देंगे। अब वो फैक्ट्री बना, उसकी मशीन का सेटअप, अब जैसे किसी की आटा पीसने, गेहूं पीसने की मशीन, आटा चक्की है, अब उस पर ताला मार देंगे, बेचारा परेशान हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग को मार दे ताला, एक अंदरवा तो मार नहीं सकता है, बाहर निकाले के मारेगा, वहीं से पढ़ाने लगेंगे। देखिए हम लोग को मार दिया ताला, यहाँ पर बाहर पढ़ाना पड़ रहा है, यहाँ पे सब भर भर कहेगा कैसन आदमी आया है। नहीं तो मार दो, क्या जाता है यार। तो ये तो समझ में आ गया, मूल अधिकार को किसमें बदल दिया। और उस समय फिर से कांग्रेस की जो सरकार थी, उस समय तो विपक्ष में थी, उन्होंने हल्ला किया और जिताओ मोरारजी देसाई को, जमीन हड़प लिया, तुम्हारा जमीनें हड़प लिया, संपत्ति छीन लिया, संपत्ति छीन लिया। नहीं समझ में आ गया? इतना हो किया कि लोगों को लगा सही बोल रहा है, संपत्ति छीन लिया हम लोग का। भाई तो मूल अधिकार से किसमें बदल दिया? लेकिन हल्ला हो गया कि सब जमीन जायदाद अब तुम्हारा सब सरकार ले लेगी, अब तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, तो हल्ला करने लगता है इसमें। तो पहले हल्ला हो जाता था तो सुधार नहीं पाता था। अब जैसे कैसे अभी हल्ला कर दिया, खान सर के यहाँ सारा क्वेश्चन आया है, तो बच्चों का कहना है ना, अभी क्या है सबके हाथ में, उनका कहना है तो पढ़ते क्यों थे, क्वेश्चन आया तो पढ़ते क्यों हैं, इसीलिए ना कि क्या हो क्वेश्चन आया। और वो क्वेश्चन हम तो करा कि टेस्ट लिया गया, भाई वो टेस्ट फ्री था, टेस्ट फ्री था। दुनिया का कौन आदमी डीएम एसडीएम डीएसपी एसडीएम का पोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देगा? नहीं समझ आ गया? अगर 1 मिनट के लिए उन्हीं की बात मान लो, तो जितने सेंटर थे, चाहे एन कॉलेज बीएन कॉलेज, जितने भी सेंटर पे हम लोग ने सेंटर करा था, कितने लोगों ने, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे परीक्षा दिए होंगे, इस बैच के तो नहीं दिए, लेकिन बीपीएससी वाले बैच के दिए होंगे। 1 रुपया नहीं लिया गया उनसे, 1 भी रुपया नहीं लिया गया। 1 मिनट के लिए उन्हीं की बात मान लो कि तुम भाई तुम ही ठीक हो, हमारे यहाँ से क्वेश्चन आया तो हमने तो वो क्वेश्चन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट घुमा घुमा के कराया था। दुनिया का कौन सी शिक्षक है जो फ्री ऑफ कॉस्ट एसडीएम और डीएसपी का क्वेश्चन बताएगा? भाई तो तुम सैल्यूट मारो। नहीं समझ में आ गया? पैसा लिए रहे करोड़ों रुपए तब, और ये जितने लोग बोल रहे हैं ना, इनकी हिम्मत नहीं है कि गले से निकल सके कि जो लाख रुपया फीस ले रहा है वो गलत कर रहा है, क्योंकि पैसा तो वही दे रहा है, पैसा तो वही खिला रहा है बोलने के लिए। इनसे बस एक बार बोलना ना, तनी डकार के बोल दे इसे कि इतना फीस ले रहे वो गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ तो हु बहु लड़ा है, हु बहु मेंस में भी लड़ेगा। हम तो अभी भी बोलते हैं हु बहु मेंस में भी लड़ेगा। रेलवे की एग्जाम हो रहा है उसमें भी हु बहु लड़ेगा। दरोगा का हो रहा है अभी भी लड़ेगा। एक किताब ले लो उसमें से लड़ेगा, पॉकेट जी के। हम तो पहले से बोल रहे हैं। नहीं समझ में आ गया तो पढ़ लो। नहीं समझ में आ गया तो बिल्कुल ये तो हमारा एसओपी है। देखो हमको एक बात नहीं समझ में, हम लोग तुम्हें अगेन बताते हैं, हम लोग का उद्देश्य शिक्षा का बस 2 ही है, हर इंसान तक शिक्षा को पहुंचाना और बेस्ट क्वालिटी और मिनिमम प्राइस से। हम लोग का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। और हम लोग पिछले 2 साल से इसी पे लगे हुए थे, 3 साल से। उसके बाद हुआ क्या कि हम लोग हर जगह तो पहुंच गए। अब गांव-गांव में भी देखो कोई भी पढ़ लेता मोबाइल लेके, जिसके पास पैसा है नहीं है। अब ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमारे पास उसे नहीं पढ़ सकता है, सब। तो हम लोग उसमें सक्सेस हो रहे थे। हम लोग का मुख्य ध्यान नहीं था। इसमें कुछ लोग को खलबली होने लगी।
अच्छा अब बताओ तो कितना रिजल्ट है, कितना रिजल्ट है, कितना रिजल्ट, खाओ 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 करने लगा। जब हम रिजल्ट दिखाएं तो स्टेज टूट गया, कहा कि जा जा रिजल्ट तो बहुत ज्यादा है, वरना पहले तो हम दिखाते नहीं थे, अब दिखा दिए तो रिजल्ट, अब क्या करें, अब क्या करें। तो फिर उसके बाद बोला सब अच्छा पढ़ाते हैं, एग्जाम में नहीं लड़ता है, पढ़ाते हैं, धाए धाए पूरा लड़ गया, सब लड़ गया, बाप हो बाप सब लड़ गया, अरे बाप हो बाप यार। फिर वो अब क्या बोला जाए यहाँ पे, फिर कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन ये करा रहे हैं, चढ़ के नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी के छाती पे कहें कि वापस कर, तो नहीं लेगा यहाँ पे, चढ़ के सुबेरे गए वापस नॉर्मलाइजेशन करा के आ गए, कहा कि जा भी तो इहो गड़बड़ हो गया, इहो आरोप नहीं लगा, सो अब क्या लगाए, अब क्या लगाए। इतना उटपटांग इंसान है सब। हम पूरे बिहार के रोल मॉडल थे आचार्य कुणाल किशोर जी, कैंसर हॉस्पिटल चलाए, 5-5 हॉस्पिटल चलाए, यहाँ पर 50,000 लोग अभी भी अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे ना, तो उसके बगल में अमावा मंदिर है जहां राम रसोई चलता है, वहां खाना खिलाते हैं वो इंसान फ्री में 50,000 लोगों को। जब वो इस दुनिया से चले गए तो 10 दिन पर कुछ होता है ना, क्या बोलते हैं, 10 या 13 पे कुछ होता है, देखो हमको उसका ज्यादा आइडिया, तो हम वहां गए तो फूल अर्पित किया जाता है, तो फूल अर्पित किए, उसको कह रहा है देखिए ये कहाँ गए हैं, तो हम तो एक शिक्षा हमें ज्यादा नहीं आदि आता है, तो हम दूसरे का देख देख के करते हैं, भाई हमसे कोई गलती ना हो जाए, वरना फिर कोई कहेगा कि क्या करते, तो फूल अर्पित करके प्रणाम करके हम लोग तो वैसे ही मरमाहत थे कि इतने अच्छे लगे। और फिर बात होने लगा तो हम कहे कि इनको भारत रत्न की बात बोलिए यहाँ पे, तब तक उसके बाद कुछ देर बैठा जाता होगा, अब हमें नहीं पता हम कैसे तुरंत चल जाएगा, बैठा गया यहाँ पे, तब तक गवर्नर सर भी बैठे, कुछ वो लोग भी बैठे, हमको इधर बैठा कर देखिए बैठे हम वहाँ पे, ये भाई तो निचवा बैठे हम निचवा बैठे, तब तक एक मिनिस्टर साहब मिल गए, उनसे भी कह दिए देखिए ना, फिर एक हमारी टीम का सर ये जो समय है किसी की शोक सभा है, इसमें बीपीएससी की बात ना किया जाए, हम कहे इधर एगो मंत्री है इधर वो है, दोनों लोग को बोल दिए देखिए बहुत दिक्कत हो रहा है बीपीएससी के बच्चों के साथ, तो भाई कोई फोटो खींचेगा तो आवाजिया थोड़े आएगा, तो कह रहा देखिए क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, भाई तुम्हारी अगर इतनी पहुंच है तो उनसे जाके पूछो कि हमने बोला था या नहीं बोला था, नहीं समझे। तो होता है इस सब चीज के लिए आप तो टेंशन नहीं लेता है, होते रहता है यहाँ पे। हकीकत में एक हम बात बोलते हैं, तुम जो हम विरोध करता है वो खुद का विरोध कर रहा है, नहीं समझ में आया, जो विरोध करेगा ना उसको रियलाइज होगा कि उसने खुद का विरोध कर लिया। क्वेश्चन आया, हम शांति से बैठ गए थे, भर द घूम घूम हल्ला कर दिया सब कि यहीं से क्वेश्चन आया, अब कुल लड़का पढ़ने आ रहा है, अब कुल लड़का आ रहा है पढ़ने, हाँ हो सही है बात है। यहाँ पर अगेन हम लोग का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग तक शिक्षा जाए। तो हम लोग देख लिए 42 और 44 समझ में आ गया, 42 की कमियों को दूर किया गया किसके द्वारा, किसके द्वारा, 44 द्वारा, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। चल, और यही इनके लिए काल हो गया मोरारजी देसाई के लिए। मोरारजी देसाई इतने अजीब प्रधानमंत्री थे कि इनको जब रॉ एजेंट वालों ने कहा कि पाकिस्तान काहुटाबाद में अपना परमाणु बम बना रहा है, आप अनुमति दीजिए, उसी में हम ब्लास्ट करा देंगे, उसमें क्या कर देंगे, ब्लास्ट करा देंगे। तो जो हमारे रॉ एजेंट थे सब, वो क्या किए थे सब ना, उस काहुटाबाद के पास जहाँ पे पूरा ये रिसर्च हो रहा था, वहां कभी कोई कबाड़ी वाला बन के, कभी कुछ, उसमें होता क्या था ना, 2 किलोमीटर पहले ही लोगों को रोक दिया जाता था, तो अंदर कोई जा ही नहीं सकता था, पहाड़ से घिरा एरिया था। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, जो यहाँ से निकल रहा है उसके पीछे पड़ो, तो जो यहाँ से निकल रहे थे उनके पीछे पड़ गया सब। अब उनकी घर की भी सिक्योरिटी तगड़ी है, घर पे भी नहीं जाने से, तो नजर रखते रखते देखा सही कहाँ बाल कटा रहा है सब, तो जहाँ बाल कटा रहा था सब ना, पता चल गया कि अगर परमाणु बम जहाँ बनेगा ना तो उसका रेडिएशन आएगा, और वो रेडिएशन हमारे शरीर पे कहीं कभी हटने वाला नहीं है। तो उन्होंने जब बाल कटाया सब, तो कबाड़ी वाला बन के बालवा बटोर लिया सब। अब बाल का सैंपल भेजा सब इंडिया, और जब चेक हुआ तो कहा कि इसमें कुछ बाल में रेडिएशन है। तो समझिए गया था कि यही आदमी इधर से निकल रहा है, घर में बाल कटाने गया और बाल में रेडिएशन मिला, मतलब यही है, तो कंफर्म हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जब सारा चीज कंफर्म हो गया तो उसमें ये लोग किसी किसी से वो सब कर लिए यहाँ पे। अब कुछ खाना पहुंचाने वाला कैंटीन वाला आ गया सब, यहाँ खाना पहुंचे, तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है, खाना पहुंचाने वाला कैंटीन है, इसी टिफिनवा में लेते जाएंगे, एक बढ़िया से एक टिफिन में डेली खाना देंगे, एक दिन खाना की जगह कुछ ब्लास्ट वाला ऑडियक्स रख देंगे, उड़ जाएगा, पूरा प्लांटे उड़ जाएगा। तो इन्होंने भेजा प्रधानमंत्री को, मोरारजी देसाई को, कि भाई इतना बड़ा ही मिशन है, 2 देश लड़ जाएंगे, आपको पहले बता देते हैं और आप परमिशन दे दीजिए और कुछ पैसा अलॉट कर दीजिए, क्योंकि बड़े काम के लिए किसी को बड़ा पैसा देना पड़ेगा यहाँ पे। तो कह रहे हैं मोरारजी देसाई, तो गलत बात है जी, ये तो गलत बात है,
फोन लगा, फोन लगा, फोन लगाई तुझे, फोन लगाई, फोन लगा दिए जानते हो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, और कह रहे हमको सब पता है आपका हुटाबाद में क्या कर रहे हैं, रॉ ने मुझे सब बता दिया है, आप परमाणु बम बना रहे हैं। चलिए, लेकिन ये तो गलत बात है। उस अगर फोन रख दिए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहा अपने आईएसआई लेकिन कौन है रे, कैसे पता चल गया इनको, पता करो। अब रॉ वालों के पीछे पड़ गए आईएसआई वाले कि कौन इस एरिया में घूम रहा है। जो जो घूम रहा था पकड़ पकड़ के तड़पा तड़पा के मारा सब, उन सबको उंगली काट काट के 10-10 साल में मारा सब, चमड़ा उधेड़ दिया सब। सबसे बुरी मौत अगर किसी को मिलती है तो जासूसों को मिलती है, हमारे इन मोरारजी देसाई की वजह से, और सबको मार दिया। लगभग 350 हमारे रॉ के एजेंट सब मारे गए मोरारजी देसाई की वजह से। और पाकिस्तान का मिशन सक्सेस हो गया, परमाणु बम बनाने वाला। पाकिस्तान इतना खुश हुआ कि मोरारजी देसाई को अपने देश में बुलाया, एयरपोर्ट पे रिसीव करने गया, रेड कारपेट बिछाया, और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशाने पाकिस्तान, जैसे भारत का सर्वोच्च भारत रत्न है ना, वैसे उसका निशाने पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। वाह वाह, ऐसा प्रधानमंत्री भारत में रहे तो क्या ही करना है, लीजिए। समझ आ गया कि नहीं? धन्य है भारत। अच्छा, उसको भारत रत्न भी मिला। हाँ हाँ, भारत रत्न भी मिल गया। एक बार चेक करना ना, उनको दोनों देश का सर्वोच्च सम्मान मिल गया। छीनने का ही प्रस्ताव होना चाहिए। आगे बढ़े। भारत रत्न के लिए इंदिरा गांधी का जबरदस्त विरोध किए थे। तो राजनीति में क्या होता है ना, आप सही है या गलत उससे मतलब नहीं है, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, बस यही हो जाता है भारत में ना। आप मतलब क्या बताया जाए, इंदिरा गांधी बस रह जाती ना, इंदिरा गांधी रह जाती तो आज पाकिस्तान रहता ही नहीं। कसम से बता रहे हैं तुम्हें, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहाँ गया? पूर्वी पाकिस्तान था ना, पाकिस्तान उड़ता था, ऐसे बोलता था। अभी तो आप लोग 1975 में 71 से पहले पाकिस्तान कहता था दोनों ओर से बर्बाद कर देंगे, जैसे इधर से कहता है परमाणु बम चलाएंगे, एक और है तो कैसे, दोनों ओर से, एक और पाकिस्तान एक और पूर्वी पाकिस्तान। इंदिरा गांधी मारी पूर्वी पाकिस्तान का धज्जी उड़ा दी, कह दी अभी दूसरा देश रहेगा बांग्लादेश। नहीं समझ आ गया? अभी बेचारा तीर्ण हो गया पाकिस्तान ऐसे जा। उसके अलावे भी लोग ने बहुत मतलब उड़ा दी रहती यहाँ पर। इंदिरा गांधी बस इस बात के लिए चुप थी कि उनके पास परमाणु बम नहीं था और अमेरिका के पास परमाणु बम था। तो अमेरिका के पास परमाणु बम था और इंदिरा गांधी के पास नहीं था। तो ये कही कि बस जिस दिन परमाणु बम कंप्लीट हो जाएगा हम उस दिन उड़ा देंगे इसको, खत्म कर देंगे इंसान। जिस समय युद्ध हो रहा था ना, युद्ध हो रहा था इंडिया पाकिस्तान से और पूरा युद्ध का ऐलान हो गया था, दिल्ली में ये महिला भाषण दे रही थी। जब प्रधानमंत्री बंकर में घुस जाते हैं लोग उस समय और अपनी सेफ्टी में, उस समय पूरे खुले मैदान में भाषण दे रही थी। लोगों ने पूछा कि आपको डर नहीं लगा, युद्ध का मैदान है। उस समय रडार वडार भी इतना एडवांस नहीं थे। तो कहा कि मुझे अपने भारतीय सेना पर भरोसा है। सोचिए, एक प्रधानमंत्री जब श्रेय, इतना बड़ा श्रेय अपनी सेना को देगा तो सेना का मनोबल कितना जबरदस्त होगा। अब अगर वही प्रधानमंत्री कहने लगे कि हमको अपने पे भरोसा है, हो गया। ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, श्रेय किसका था? आर्मी का। आर्मी का होना चाहिए यहाँ पे। एक हो तो गुमनामी में जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उनका नाम हम नहीं आता, उस पर श्रेय ले लो। तो खतरनाक लेडी थी। आयरन लेडी क्यों कहा जाता है? बहुत खतरनाक। तो पाकिस्तान के साथ रहता ही नहीं, पाक कर दी रहती। पाकिस्तान को क्या कर देती? पाक। और आप लोग के बैच में भी एक बैच रहता है कि इसके बाद एक काम करो, एक पाकिस्तानी सबका बैच चलेगा, उस समय कोई बैच नहीं रहेगा। उस बैच के आगे पीछे 1 घंटा का गैप रहेगा। अरे पगला सब कहीं भीड़ में कचरा गया तो बम में मार देगा सब। कोई ठीक है उनसे का? पागल है सब पूरा। 42वां समझ में आ गया? 44वां समझ में आ गया? इसके बाद मोरारजी देसाई हार गए। मोरारजी देसाई क्या हो गए? चुनाव हार गए। वापस कौन आ गई? इंदिरा गांधी। और उन्होंने फिर से 42वें संशोधन को दोहराया नहीं। वापस कौन आ गई? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। उसके बाद इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का इलाज, बहुत लोगों का इलाज हुआ, श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ। बहुत बहुत खतरनाक लेडी थी एकदम, पीएम के तौर पे। आगे बढ़ जाए। 42वां संशोधन समझ में, 44वां समझ में आ गया। इसके बाद 52वां संविधान 1985। 52वां संशोधन 1950। उस समय पीएम थे राजीव गांधी।
अब इनका था सायरा बानो केस में इतना बुरा फंस गए जिसका कोई हद नहीं, और उनके बाद इनकी भी सरकार है। 400 सीट लाए थे ये लोग। हाँ 400 पार, 400 पार जो बोला जाता है ना, यही लेके आए थे 400 पार राजीव गांधी। अरे अब भी समझो उस समय जब मीडिया उडिया नहीं था, डिजिटल नहीं, अब की बार 400 पार, 400 से ज्यादा सीट लेके आने वाला इंसान, सबसे अब तक का सबसे बड़ा बहुमत यही इंसान लेने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अब जब अभी केस डिस्कशन करेंगे तब बताएंगे कि सायरा बानो केस इतना छोटा सा मामला के चक्कर में इन्हें नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के फैसला को पलट दिया। लेकिन अब समझते हैं यहाँ पे राजीव गांधी के समय, इनके समय आया दल बदल, 52वां संविधान संशोधन, दल बदल। दल बदल हम पढ़ा दिए हैं, दल बदल पढ़ाए कि नहीं? दल बदल पढ़ाए हैं। अनुसूची, अनुसूची दल बदल जीते हुए पे लगता है या हारे हुए पे? हारे पे लगा के करेंगे क्या? तो वैसे ही बाहर है, नहीं समझाया? हारे पे लगा क्या करेंगे? क्या है ऐसे ही बाहर है। किसी को दिक्कत? तो दल बदल तो समझा दिए। इसमें हम ये भी पढ़ाए थे, आया राम गया राम। हाँ दिन भर में 6 बार पार्टी बदली है, इधर से उधर, इधर से उधर। तो नाम क्या हो गया? आया राम गया राम। हालांकि उनका नाम था गया राम, तो आया राम और गया राम। दल बदल कौन थी अनुसूची में? 10वीं। संविधान में जो संशोधन हुए ना, उसमें 42वां संशोधन, 44वां और 52वां सच में देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। 44वां सच में देश के लिए बहुत जरूरी था, वरना अगर इंदिरा गांधी ने जो नाश दी थी ना संशोधन करके, तो देखो आयरन लेडी थी तो दूसरे के लिए भी दिक्कत था भाई, हम लोग के लिए भी ज्यादा दिक्कत। आप कुछ बोल नहीं सकते थे यहाँ पे। आज ना लोग आरोप लगाते हैं कि ईडी सीबीआई उठा ले जाती है, जैसे मोदी जी पे आरोप लगाते हैं कि कुछ बोलने पे ईडी सीबीआई उठा ले जाती है। उनके समय उनको पता नहीं है कि इंदिरा गांधी के समय ईडी सीबीआई से तगड़ा पुलिस उठा ले जाती थी, उठा के पुलिस लेके चल जाती थी, समझे? जैसे अभी ईडी सीबीआई पावरफुल है, तो उस समय अभी सीबीआई पावरफुल नहीं। मनमोहन सिंह के समय सीबीआई पावरफुल थी, जो देखो कुछ बोला सीबीआई, अभी ईडी। समझा? दल बदल अनुसूची 10 में, ठीक है? किसी को दिक्कत? इसके बाद आता है 61वां संशोधन, निर्वाचन की आयु, चुनाव की आयु 21 से घटा के 18 साल। 61वां संशोधन द्वारा क्या किया गया? चुनाव की आयु 61 साल का, और पहले 21 साल था। 61वां संविधान संशोधन 19 कब हो गया? 1989। जो मताधिकार था, मताधिकार था, वोट डालने का अधिकार था, वोट डालने का अधिकार था। मताधिकार पहले 21 साल पे था, अब कितना कर दिया गया? 18 साल। कितना साल कर दिया गया? 18 साल। ऐसा ही है, 21 साल उतना ठीक नहीं था, 21 साल पे उतना ज्यादा ही हो गया ना। 18 साल का व्यक्ति अब चुनाव में वोट डाल सकता है, ये ठीक ठाक था। 61वां संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु कितनी रखी गई? हाँ 18 साल। समझ में आ गया? इसमें एक और चीज था, निर्वाचन आयोग में पहले एक ही सदस्य होता था, इसी के तहत 3 सदस्य किया गया। तो ये तो हम चुनाव में ही पढ़ा दिए थे, निर्वाचन आयोग में पढ़ाई दिए थे, यहाँ पढ़ा के बिना मतलब का टेंशन काहे देंगे आप लोग को। पहले आयु कितनी थी वोट डालने की? अभी यानी आपके पिताजी 21 साल पे वोटर कार्ड बनवाए होंगे। अब किसी के पिताजी का जन्म तिथि 1990 के बाद थोड़े होगा जी, आप में से ज्यादातर लोग के पिताजी 1990 से पहले होंगे। कब का? वही 1965, 70, 80, इसी 75 के आसपास, 70, 80 के आसपास। आगे बढ़े। ऐसा क्यों होता है? किसी राज्य में ईडी, किसी राज्य में सीबीआई पावरफुल होती है। वो अब जैसा जैसा गवर्नमेंट, ईडी शुरुआत से थोड़े पावरफुल थी, बीच में जब पीएमएलए कानून ला दिया गया ना, उसके बाद ईडी बहुत पावरफुल हो गई। ईडी क्या हो गई? बहुत पावरफुल हो गई। इसी संशोधन द्वारा विवाह की भी आयु घटा। तोरा विवाह है क्या लग रहा है? 18। विवाह के लिए वो तो नियम बनाना है, उसके संशोधन की क्या जरूरत है? जैसे नोट बदलना है तो संशोधन की क्या जरूरत है? तो प्रक्रिया है, उसके लिए क्या जरूरत है ये सब करने? अभी कितना साल कर दिया गया? 21 साल। लड़की की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल। लेकिन दिक्कत क्या है पता है? आज भी कोई 15 साल की लड़की शादी कर दे तो सजा का प्रावधान नहीं है। तो ये नियम का मतलब क्या कि उल्लंघन करने पे सजा नहीं है।
कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब अभी ऑलरेडी 18 साल है, लड़की की आयु 18 साल होना चाहिए, तो भारत में लगभग 34% शादियां लड़कियों की 18 साल से पहले हो जा रही है। तो गवर्नमेंट को देखिए, गवर्नमेंट भी यहाँ गलत नहीं है। दो तरीका, एक गवर्नमेंट को पहले 18 साल वाले पे सख्ती से कानून करना चाहिए यहाँ पे। दूसरा, 21 साल इसलिए कहा गया ताकि एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर रहे, भले वो माने ना माने, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर रहना चाहिए कि नहीं, और धीरे धीरे फिर उस पर सख्ती कानून लगाएगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करेगा। 18 साल से 21 साल तक से पहले अगर कर देते हैं तो बेचारा मेरे लड़की सबको पढ़ने ही नहीं दिया जाता है। और लड़कों सबका एक यही उद्देश्य ही होता है कि भाई पहले पुरुषों ने कैसे कब्जा किया, ऐसे ही ना कि छोटी लड़की से विवाह कर लो उम्र में, और उसको ना नौकरी करने दो, पढ़ने दो, ऑलरेडी आपके अंडर में रहेगी। अब पुरुष, अब पहले जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले पुरुष थे उनकी मेंटेलिटी क्या थी, घुसिया के जाइए कहाँ, है कि नहीं। और उसके बाद से क्या चीज, अरे भाई ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई कानून अगर इस कल्चर को लेके बनेगा तो कल्चरल डाइवर्स उसको तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए बैठ जाइए, आप समझिए, इनका क्वेश्चन है कि कुछ कानून से कल्चरल प्रभाव पड़ता है कि नहीं। तो कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनमें अभी भी विवाह बहुत पहले हो जाता है, तो जनजातियों के लिए कानूनी व्यवस्था अलग है। आप जो राजस्थान की जो बात बता रहे हैं वो कंप्लीट राजस्थान का कल्चर नहीं है। कुछ विशेष जातियां हैं जहां पे विवाह बहुत पहले हो जाता है, आप समझ रहे हैं। और इतना बड़ा विविधता वाला देश है भारत, अचानक से आप चाबुक के दम पे किसी चीज को नहीं ठीक कर सकते, वरना अभी कोई एगो नेता उभरेगा, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, बर्बाद कर देगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो एक अचानक से चेंजिंग नहीं हो सकती। गवर्नमेंट कोशिश करती है, जो प्रशासनिक सुधार है वो भी कोशिश करता है, और इसमें एक और दायित्व बनता है कि हम एज ए समाज का हिस्सा हम लोग स्वयं इस चीज को समझें, और गवर्नमेंट को कानून लाना ही ना पड़ता इस मामले में कि लड़कियों की पढ़ाई के लिए एटलीस्ट उनका विवाह इतना पहले क्या जरूरत है कर देने की। और जो 18 से पहले अगर कर रहा है, जैसे 21 पे तो कानून है, 21 अभी भी सजा का प्रावधान नहीं, अगर इस पे सजा का प्रावधान होने लगे तो ये कानून और सख्ती से पालन होने लगेगा। समझ रहे कि नहीं। तो सजा का प्रावधान नहीं है, ये एक विडंबना है। तो किसी को भी यही लगता है कि भाई 20 पे करो तो भी सजा नहीं है, 15 पे कर दो तो भी सजा नहीं है। ठीक है भाई, देखो आप टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। अब समझिए, वो राजस्थान की कम्युनिटी है, अब अलग अलग रूढ़ी, उनका अपना कल्चर है, समझ रहे हैं, ये संशोधन है। और आप सामाजिक मुद्दे पे आए हैं, ठीक है। सामाजिक सुधार क्या मुद्दा होता है, उसमें आदमी जब इस पर चर्चा करेगा तो आदमी उस पर बताता ही है। हर जनजाति की अपनी अपनी है। अब जैसे बैरिया कम्युनिटी क्या बोले, उस तरह से आप थारू जनजाति क्या बोलिए, वो दिवाली के दिन शोक मनाते हैं, तो अब उनको क्या कहिएगा, हम तुम्हें शोक मनाने नहीं देंगे, ये तो बहुत खुशी का त्यौहार है। उनकी वो मान्यता है, वो मान रहे हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड के, वो दिवाली को क्या मनाते हैं, शोक मना। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, बाल विवाह